नमस्कार प्यारे साथियों, आपके इस पीवी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगेन आपका स्वागत है कि केवीएस और एनवीएस की जो स्पेशल एजुकेटेड जो आगे एग्जाम है, जिससे रिलेटेड हमने जो है एसएसटी सब्जेक्ट को लेके जो है आपका ये बीड़ा उठाया था सिलेबस को कंप्लीट कराने का। उसके अंदर आपका तीसरा पार्ट जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है और वो आपका है आपका करिकुलम वाला। कौन सा? करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग वाला जो है आपका, वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। आज की क्लास के अंदर हम जो है उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। क्या आपका जो है करिकुलम होता है, किस प्रकार से एक पाठ्यक्रम जो है आपका वो कंप्लीट किस प्रकार से करवाया जाता है, क्या इसके अंदर रहने वाला है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, ये वर्ड जो है हमने कहाँ से लिया था, कौन सी कंट्री के अंदर जो है, ये कौन सी भाषा से हमारे को इसमें जो आपके लेटिन या ग्रीक भाषा है उससे ये शब्द लिया गया है, इसका एक्चुअल शाब्दिक मीनिंग क्या होता है, उन सब चर्चाओं को आगे करते हुए हम जो है करेंगे। जिसका एक्चुअल में शाब्दिक अर्थ जो होता है वो आपका होता है एक घास का मैदान। क्या होता है आपका? घास का मैदान होता है। इस घास के मैदान के अंदर जो है आपका एक धावक होता है। धावक जो है अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, जो लक्ष्य एक धावक का होता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है वो शिक्षा रूपी दौड़ जो है वो एक धावक लगाएगा और वो अपने निश्चित उद्देश्य जो है, उस उद्देश्य तक पहुँचने के लिए जो है, ये आपका कार्य करता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, इस स्लाइड के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं। ये आपके जो है सोशल मीडिया हैंडल्स हैं पीवी क्लासेज के, जिसके अंदर ये आपका इंस्टाग्राम चैनल है, ये आपका फेसबुक पेज है और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन या आपका जो है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर नोट्स जो है, वो आपकी इंस्टीट्यूट जो है पीवी क्लासेज वो आपको प्रोवाइड करवाती है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अपना जो है अब आगे जो है अपने टॉपिक की ओर जो है बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं आगे। देखिए इंट्रोडक्शन आपका परिचय जो है, करिकुलम शब्द जो है उसका परिचय क्या है, आपको इंट्रोडक्शन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है आपकी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण और आवश्यक घटक जो होता है वो क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। आपका जो है त्रिस्तरीय उपागम होता है माय डियर स्टूडेंट, यदि आपने देखा होगा तो जिसके अंदर एक तो होता है आपका छात्र होता है, एक आपका क्या होता है अध्यापक होता है और अध्यापक के साथ में जो है आपका कौन होता है कि पाठ्यक्रम होता है आपका। ये जो चीज़ है वो आपके त्रिस्तरीय उपागम के अंदर आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर एक छात्र होता है, एक अध्यापक होता है और एक क्या होता है पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है आपका, क्यों? क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन तो अपनी है, अपने को बच्चे को तो ध्यान में रखते हुए एजुकेशन कार्य करवाना ही करवाना है। साथ ही साथ जो है इन दोनों पाठ्यक्रम को आप जो है बच्चे को बुक देके आप बिठा सकते हो तो बच्चा थोड़ी ना, और वो भी अपनी जो आप जिस वैकेंसी के अंदर हो, सीडब्ल्यूएस जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए तो स्पेशली आप कतई ये नहीं कर सकते। तो उनके लिए आप जो है वो एक फैसिलिटी या सरलीकर्ता का रूप जो है वो आपका एक टीचर होता है। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये अपन बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है, घटक होता है, वो क्या होता है? पाठ्यक्रम या करिकुलम होता है आपका। यह किसी राष्ट्र की विचारधारा और दर्शन को दर्शाता है जो उसके संविधान में निहित होती है। कोई भी कंट्री जो है, उस कंट्री की किस प्रकार की विचारधारा है, उस कंट्री के किस प्रकार का जो दर्शन है, इनको जो है शो करने का काम जो है इस संविधान के अंदर आपका होता है। समझ गए माय डियर स्टूडेंट बात? साथ में आगे थोड़ी बात करते हैं, शिक्षा के किसी विशेष स्तर के अधिगम उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, हम जो है विद्यार्थियों के सामने कुछ योजनाबद्ध अनुभव, प्लान्ड एक्सपीरियंस जो होते हैं, वो प्रस्तुत किए जाते हैं। वो आपके क्या कर दिया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है और साथ में इसके साथ में अपन क्या करेंगे? ये अनुभव विद्यार्थियों को लंबे समय तक निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने के अंदर सहायता करते हैं। इन्हीं अनुभवों को क्या करते हैं? पाठ्यक्रम कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट। पाठ्यक्रम में क्या होता है कि आप जो है बच्चों के सामने एक जो है एक सूचीबद्ध तरीके से और एक नियोजित तरीके से जो है एक पाठ्यक्रम उनके सामने प्रस्तुत करोगे। एक पूरा प्लान होगा आपका। आप जैसे पूरे आपके बच्चे को जो है 0 से आपके टॉप का आप जो है उसको पूरा का पूरा नॉलेज देने के लिए आपका जो है पाठ्यक्रम आपका बनाया हुआ होता है, जिसके अंदर जो है बच्चे को शुरुआती नॉलेज जो बच्चे का प्रीवियस क्लासों के अंदर आपने अक्सर देखा होगा एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर एक लाइन लाइन मेंशन की होती है कि इसके अंदर ये लिखा होता है कि आपकी पूरी की कक्षा 7 के अंदर ये अध्याय जो है उसके बारे में आपको जानकारी दी हुई थी। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जो आप है प्रीवियस नॉलेज को जोड़ते हुए बच्चे को आगे जो बढ़ाने का काम किया जाता है और वो नियोजित तरीके से आपका जो है प्लान्ड एक्सपीरियंस जो है आपका, जो आपने पहले से प्लान किया हुआ जो एक्सपीरियंस है, उसको प्रस्तुत किया जाता है और प्रस्तुत करने के बाद में वो अनुभव जो है विद्यार्थियों तक जो है
आप क्या करते हो, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी विद्यार्थियों की सहायता की जाती है। और ये जो आपका जो इसको क्या कहते हैं अपन करिकुलम या पाठ्यक्रम कहा जाता है। समझ गए बात को? आगे अपन इसके ऊपर और चर्चा करते हैं। थोड़ी-सी डिटेल में कि ये अनुभव विद्यार्थियों जीवन की आयु, भावात्मक, शारीरिक और बोधात्मक जो परिपक्व है उनका बौद्धिक स्तर, उनके पूर्व अनुभव को सीखने के अनुसार होते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। आप जो है, जो कि मानसिक, बौद्धिक जो स्तर है, उस स्तर के अनुसार जो है, ये शिक्षण कार्य करवाएँगे माय डियर स्टूडेंट। यदि आपका बच्चा जो है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है और आप उसको जो है 9th स्टैंडर्ड जो है, उसकी बुक आप दे देते हो, तो क्या वो बच्चा जो है, वो आपके द्वारा जो आपका पाठ्यक्रम जो था, जो उसके लिए आपने जो अप्लाई किया है, लागू किया है, वो बच्चा उसके अनुसार जो है, वो आपका अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया जो है वो कर पाएगा? नहीं कर पाता रहा। तो ये चीज़ है कि बच्चे का जो है आयु, ऐज क्या है, उसका भावात्मक विकास कैसा है, उसका शारीरिक विकास कैसा है, उसका मेंटल एबिलिटी कैसी है, उसके बौद्धिक विकास किस प्रकार का है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो है, उसकी परिपक्वता जो है, उसको ध्यान में रखे हुए हम इस अनुभव को सीखने के अनुसार जो है आगे बढ़ते हैं और ये जो है बच्चे को सिखाने के अंदर एक सुगम बनाता है आपका पाठ्यक्रम। नेक्स्ट आप आते हैं, करिकुलम शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कोरियर वर्ड से बना है आपका। कौन-सी याद रखना, लैटिन भाषा। लैटिन भाषा से आपके इस शब्द की क्या हुई है माय डियर्स, उत्पत्ति हुई है। ये बहुत बार पूछा जाता है और ये आपका कुरियर शब्द जो है, कुरियर शब्द से जो है इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है एक निश्चित समय में लक्ष्य तक पहुँचने के लिए तय किया गया मार्ग, रेस कोर्स आपका। मतलब आपका दौड़ का मैदान, रेस कोर्स दौड़ का मैदान कि आपका बच्चा जो फर्स्ट क्लास के अंदर आया है, फर्स्ट क्लास के अंदर आपने अबोध बालक को भेजा है, जिसके सामने आपने एक बुक प्रस्तुत की है, उस बुक को फ़ॉलो करते हुए, वो किताब जो है, उस किताब को फ़ॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप जो है, वो ज़ीरो से लेके जो है उसका नॉलेज गेन करते हुए वो बॉटम से टॉप तक पहुँचाने का काम जो है, वो आप इस पाठ्यक्रम के माध्यम से करते हो। इसलिए कहा जाता है इसको रेस कोर्स आपके जो है दौड़ का मैदान कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दौड़ का मैदान कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है आपका, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेसन आपका ये चैप्टर जो स्लाइड है आपकी स्टार्ट की थी मैंने आपका जो ये वीडियो लेक्चर शूट करने के लिए जो सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो आपका ये एक धावक रूपी बालक जो होता है, क्या होता है? धावक रूपी बालक जो होता है, ये बालक क्या करेगा आपका? बालक दौड़ लगाएगा। कैसी दौड़ लगाएगा? ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम को ये रनवे बना हुआ है जिसके ऊपर बच्चा दौड़ेगा, ना। पाठ्यक्रम जो है, वो उस मैदान की तरह है, जो एक धावक जो दौड़ने के लिए अपने मैदान में अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए जो एक धावक जो है वो दौड़ लगाता है, इसी प्रकार से बालक जो है, वो अपनी शिक्षा रूपी दौड़ जो है वो कौन से इस पाठ्य पुस्तक घास आपका जो मैदान रूपी जो पाठ्य पुस्तक है, ये आपका पाठ्यक्रम है, इसके अंदर वो दौड़ लगाएगा और दौड़ लगाते हुए जो है, वो अपने गंतव्य स्थान तक जो है पहुँचने का काम माय डियर स्टूडेंट वो करता है आपका। अंडरस्टैंड? तो ये आपका घास का मैदान में एक्चुअल में ये क्या है कि एक बच्चा जो धावक जो है वो अपनी शिक्षा रूपी दौड़ जो है वो इस में लगाता है और इसके बाद में जो है वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का काम जो है वो करता है। ओके, ये अंडर समझ में आ गया आपके? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आपका, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इंपॉर्टेंट है बहुत, ध्यान रखना आप। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 ने पाठ्यक्रम को क्या किया, व्यापक रूप से परिभाषित करते हुए कहा था कि इनमें वे सभी अनुभव शामिल है। पाठ्यक्रम में वे सारे एक्सपीरियंस इन्वॉल्व हैं जो कि आपके विद्यार्थी और विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। का विद्यार्थी और आपकी विद्यालय के में को करिकुलम एक्टिविटी, ओनली एजुकेशन एक्टिविटी नहीं, उसके साथ में को करिकुलम एक्टिविटी जिसमें आपका स्पोर्ट्स हो गया, आपका म्यूजिक हो गया, आपका जो है योगा हो गया या आपको जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग करने के लिए जो बालक जो है, बालक आप ये थोड़ी है कि बुद्धि का विकास ही बच्चे का करना है। बुद्धि के साथ में आपका बालक का शारीरिक विकास भी करना है, बालक का आपका भावात्मक विकास भी करना है, बालक का क्रियात्मक विकास भी करना है आपको। जो वो सारे के सारे ऑल ओवर डेवलपमेंट बच्चे का आपके कक्षा कक्ष में होना चाहिए। उन सब कक्षा कक्ष के अंदर ऑल ओवर डेवलपमेंट किस प्रकार से हो उसके ऊपर आपका बात होता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953 जो है पाठ्यक्रम को लेके ये आपका बात है, वो वक्तव्य स्पष्ट करता है कि उन सभी गतिविधियों के माध्यम से आपका होता है, जो जिसको अपन थोड़ी सी आगे की स्लाइड के अंदर और बात करते हैं। आपका जिसके अंदर पहला होता है माय डियर स्टूडेंट कक्षा, क्लासरूम आपका होता है। क्लासरूम क्लासरूम के अंदर क्या-क्या चीजें मिलती है आपका? स्टूडेंट रहेगा आपका, टीचर रहेगा आपका, है ना? बोर्ड रहेगा आपका, ठीक है?
बोर्ड रहेगा, फिर आपके क्या रहेगा, बुक्स रहेगी उसके रिलेटेड जो है आपकी ये आएगा। अब आ जाओ थोड़ा-सा आगे स्कूल विद्यालय के अंदर अपन और क्या-क्या देखते हैं, ये आपका पुस्तकालय लाइब्रेरी जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। आपकी मैनी काइंड्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी सेक्शन। सो बच्चे जो है अपने डिफरेंट काइंड ऑफ द नॉलेज आर गेनिंग फ्रॉम दिस सेक्शन। आपका जो है बच्चे जो है वो आपके इस लाइब्रेरी से अलग-अलग प्रकार का जो है वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। वो किस प्रकार से? क्योंकि ये आपका सेक्शन इसके अंदर था। फिर होता है प्रयोगशाला या लेबोरेटरी, आपकी जो रसायन विज्ञान की लैब हो गई या आपके जो है भूगोल की लैब हो गई। आप जो है एसएसटी से होता है, आप भूगोल के ऊपर बात करो ना, ज्योग्राफी के अंदर जो है आपकी लैब और लैब के साथ में जो है उसके अंदर वो जो सारे के सारे डाटा पड़े रहते हैं जिनके वो आप सर्वे करते हो आप जैसे। फिर आता है कार्यशाला, वर्कशॉप आपकी जो है वो वर्कशॉप होती है। वर्कशॉप के बाद में आपका एक खेल का मैदान, प्लेग्राउंड, जो आपका करिकुलम का मुख्य उद्देश्य है। बच्चे का शारीरिक विकास आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप बच्चे को प्लेग्राउंड के अंदर जो है वो नहीं ले जाओगे। ये आपका तब तक नहीं हो सकता। बौद्धिक विकास जब तक आप बच्चे को कक्षा कक्ष के अंदर जो है वो गतिविधियां नहीं कराओगे, जब तक उसको स्टडी से नहीं जोड़ के रखोगे तब तक नहीं कर सकते। तो आप जो है ये शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अनौपचारिक संपर्क, औपचारिक और अनौपचारिक 2 तरह के होते हैं। औपचारिक, ऑफिशियल आपका, अनौपचारिक, अनऑफिशियल थोड़ा-सा। बच्चे का मन में क्या चल रहा है, एक टीचर है आपका जो टीचर जो है बच्चे को डाँटता है, फटकारता है, मारता है, पनिश करता है, तो बच्चा जो है उस टीचर से दूरियाँ बनाने लग जाता है। दूरियाँ जो है वो आप बन रही है तो आप प्रॉपर एजुकेशन बच्चे को नहीं दे पाओगे। बच्चा आपसे कटने लग जाएगा, बच्चा आपकी हेजिटेशन महसूस करने लग जाएगा। आप जिस क्लास में प्रवेश कर गए, उस 40 मिनट के कालांश के अंदर बच्चा जो है वो आपकी जो है एजुकेशनल जो गतिविधियां हैं वो बच्चा नहीं कर सकता है। रीजन आपका पीछे है कि आपने वो क्रिएट डर का माहौल क्रिएट कर दिया है बच्चे के और मन में। क्या है ये बच्चा आपको कब बताएगा, जब आप बच्चे के साथ में इंटरलिंक होंगे, वो भी किस प्रकार से, अनौपचारिक रूप से। तो इसीलिए बच्चे से आप जो है डिस्कस करेंगे, उसके अच्छे बुरे के बारे में पूछेंगे, उसके है ना, आप जाके बच्चा आपके साथ जो है थोड़ा-सा क्या करता है, घुलता-मिलता है, तब जाके बच्चा जो है अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो टीचर के साथ साझा करता है, ठीक है? तो ये आपको एक महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान में रखनी होती है और सारे घटक आपके। इस प्रकार विद्यालय का पूरा जीवन ही पाठ्यक्रम बन जाता है। तो आपका जो है पाठ्यक्रम का मतलब एक निश्चित पाठ्य पुस्तक नहीं है आपकी, जिसके अंदर आपने बच्चे को जो है वो आपके चैप्टर चैप्टर फर्स्ट टू चैप्टर 10 आपके जो बुक में दिए हुए हैं, वो आपने बच्चे क्लास के अंदर आया, खाने के बाद में आपने बच्चे का क्या किया, होमवर्क दिया और सिलेबस कंप्लीट कराया और आप बच्चे जो है उसको छुट्टी करो, आपको हो गया आपका सेशन कंप्लीट। नो, दिस इज नॉट प्रॉपर वे टू गिव एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स। आपका ये जो है प्रॉपर नहीं है तरीका जिसके अंदर आप बच्चों को जो है वो एजुकेशन दे सकते हो, ठीक है? आपका तरीका ये होता है कि विद्यालय के अंदर जो है बालक का बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो आपको परिपूर्ण करवाना है। इसके लिए जो है आप क्या करोगे, आप बच्चों के साथ में विद्यार्थी जीवन के जो विभिन्न स्तरों पर प्रभावित करता है और उसके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में भी ये सहायक होता है। विद्यालय में होने वाली वो सारी गतिविधियाँ कौन-कौन सी? बच्चे को खेलना भी है, बच्चे को लाइब्रेरी भी ले जाना है, बच्चे को मैगज़ीन, कॉमिक्स पढ़ाना है, बच्चे का आपका स्पोर्ट्स पीरियड भी लगाना है, बच्चे को आपको जो है म्यूज़िक पीरियड भी लगाना है, बच्चे का थोड़ा सिंगिंग में भी इंटरेस्ट करना है, बच्चे का डांसिंग में भी इंटरेस्ट करना है, बच्चे को जो है को-करिकुलम एक्टिविटी एक्टिविटी मैं बताऊँ, सारे बच्चे आपकी क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, 40 बच्चे के 40 बच्चे जो है वो आपके एजुकेशन में बेस्ट थोड़ी कर सकते हैं। तो एजुकेशन में बेस्ट नहीं कर सकते, तो इस स्थिति के अंदर तुम क्या करोगे? बताओ देखिए मेरे को। इस स्थिति के अंदर कोई बच्चे जो आपके ये आपके सचिन तेंदुलकर है और ये सारे के सारे आपके 10th फेल थे। यदि ओनली एजुकेशन का ही काम करते, तो आप इतने महान क्रिकेटर थोड़ी बनते आपके। तो समझ गए बात को? बच्चा उसकी जो बौद्धिक विकास किस प्रकार का है, बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को जो है एजुकेशन जो है वो देनी चाहिए। ये आपकी मॉडर्न न्यू ईपी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है बात करता है। आपका न्यू ईपी जो है ना, वो एनईपी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बात की बात करता है कि वर्तमान की जो स्थिति है बच्चे की, उसके अनुसार बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है? अब अपन थोड़ी-सी बात करते हैं आपके इसके ऊपर, किसके ऊपर? पाठ्यक्रम का जो है, पाठ्यक्रम को व्यापक रूप से 2 भागों में हम बाँट सकते हैं। एक जो होता है सब्जेक्टिव मैटर में, आपका इसमें अलग-अलग विषय, संबंधित विषय और व्यापक अध्ययन क्षेत्र शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम के अंदर एक तो आपका सब्जेक्टिव बाँटा। सब्जेक्टिव में क्या किया? बालक जो है, इस बालक का जो सारा का सारा आपका आपका बालक जो है, उसका सब्जेक्ट रिलेटेड जो कौन-सा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है, बालक को जो है
आप क्या करोगे? नॉलेज प्रदान करोगे। किस प्रकार बालक जो है उसका विषय है, विषय का जितना-जितना मैटर होता है आपका, वो मैटर आपको किसमें मिलेगा? इस सब्जेक्टिव मैटर करिकुलम जो है आपका, जिसके अंदर विषय वस्तु होगी आपकी, क्या होगा? विषय वस्तु। विषय वस्तु या आप इसके अंदर जो आपके चैप्टर होंगे वो आपका ये। फिर आता है डेवलपमेंट एक्टिविटी करिकुलम। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे को विषय का ज्ञान देना है तो आपका ये सब्जेक्ट है। इसके बाद में बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है आपका, तो इसके अंदर इसमें विद्यार्थियों की सामाजिक और जैविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। बच्चे को सामाजिक और जैविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो है आप अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया करवाते हो, वो अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया जो है वो इसके अंदर होती है आपकी डेवलपमेंटल एक्टिविटी करिकुलम के अंदर, जिसमें बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास जो है वो आपको करना होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट? आगे इसका थोड़ा-सा वाइड या ब्रॉड फील्ड जो है करिकुलम, थोड़ा-सा बड़ा क्षेत्र इसका अपन देखते हैं। जिसमें देखिए क्या होता है कि इसको विषयों को बड़े क्षेत्रों के अंदर समूहित किया जाता है आपका, जिसके अंदर आपकी एक लैंग्वेज आ जाती है, एक प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस आ जाता है और एक सामाजिक विज्ञान आपका सोशल साइंस आता है, जिसके लिए अपन जो है अभी बात कर रहे हैं। ठीक है? ये आपका इसका थोड़ा-सा ब्रॉड क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है, जिसके अंदर अपने 3 विषयों को अपन इसके अंदर देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंदर समाज से संबंधित विभिन्न विषय शामिल होते हैं। भाई सामाजिक विज्ञान जो है आपका जो बुक है इसके अंदर कौन-कौन से वो चैप्टर्स हैं जिसको हमने क्या कर दिया शामिल किया हुआ है आपका, थोड़ा-सा ध्यान रखना है, इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। बात करते हैं, सबसे पहले आपको अगर फर्स्ट जो स्लाइड आपको मैंने या फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाया था, उसके अंदर अपने ठीक से देखा था, तो नेचर ऑफ द एसएसटी बनाया था मैंने आपका। एसएसटी जो विषय है, इसकी नेचर किस प्रकार की है, तो उसके अंदर जो है मैंने पूरा बता रखा है कि कौन-सा सब्जेक्ट शुरुआत के अंदर जुड़ा हुआ था, इसके बाद में नया सब्जेक्ट किसको जोड़ा था, ये ऐसे करके मैंने पूरा डिटेल से उसमें दिया हुआ है। एक बार अभी टाइम है, एक बार आप ज जिसको नहीं पता है, वो वापस से जो स्टार्टिंग की जो एसएसटी का जो लेक्चर है, उसको देख सकता है। इतिहास जो है हिस्ट्री जोड़ा हुआ है, फिर आप जियोग्राफी का अध्ययन करते हो इसके अंदर, फिर आप राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते हो, फिर आप इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का और फिर आप समाजशास्त्र का अध्ययन करते हो। ये वो सारे के सारे पॉइंट्स हैं या वो आपकी विषय वस्तु है जिसको आप सामाजिक अध्ययन जो ब्रॉड टर्म है, भाई सामाजिक अध्ययन जो है वो एक बड़ा विषय है। इसके अंदर कौन-कौन सब्जेक्ट है वो आप देखते हो तो आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी जो है वो आपका इसके अंदर देखने को मिलता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन बात करते हैं आगे की आपकी। तो इन विषयों की सामग्री को सही ढंग से चुनकर और व्यवस्थित करने पर सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, जिससे विद्यार्थी समाज की जो है समालोचनात्मक समझ विकसित कर सके। बच्चा जो है वो सामाजिक अध्ययन विषय को लेके समालोचनात्मक मतलब आपको क्रिएटिस्म जो आपका क्रिएटिव्स में जो है आपका या आलोचना के साथ में आपको ये पढ़ने को मिल सके कि बच्चा जो है अच्छे बुरे की परख कर सके। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है कि आप आलोचना अपने को आलोचना नहीं करनी होती है, विषय के बारे में अपने को अच्छी बुराई बताने की जरूरत नहीं है। बच्चा अपने समझ सके कि ये विषय जो है मेरे लिए बना हुआ है या नहीं है, अच्छे बुरे की परख हो जाए, वो चीज़ जो है ये विकास जो है ये बच्चे के अंदर विकसित करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अपना विषय वो समाज से जुड़ा हुआ है। तो समाज से जुड़ा हुआ है तो इसके अंदर आपका समाज में जो भौगोलिक स्थिति कैसी है आपकी, ऐतिहासिक स्थिति कैसी है आपकी, ठीक है? आपकी जीडीपी या अर्थशास्त्र की जो है स्थिति कैसी है आपकी? सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के अंदर समाज का अध्ययन आप करोगे, कौन से समाज सुधारक हुए थे? तो ये जो सारी चीज़ें अपन बात करते हैं, तो ये बच्चा जो है अच्छे-बुरे की परख किसमें नॉलेज लेगा आपका? इन्हीं में लेगा। तो आपका सामाजिक अध्ययन विषय एक बड़ा ब्रॉड क्षेत्र है इसका। इसके अंदर जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट आर मेंशन्स, तो अलग-अलग सब्जेक्ट जो है हमने इसके अंदर मेंशन कर रखे हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 जो मैंने आपको बार-बार बताया है, के अनुसार शिक्षण का आधार विषय वस्तु है। शिक्षण का आधार विषय वस्तु को इकाइयों, यूनिट्स तथा प्रोजेक्ट्स में व्यवस्थित करना और करना होना चाहिए तो कोई या किया हुआ होना चाहिए आपका। किया हुआ होना चाहिए ताकि विद्यार्थी को स्व क्रियाशीलता या सेल्फ एक्टिविटी के अनुसार अवसर मिल सके। बच्चे को जो है इससे कुछ जो है एक्टिविटी करने को मिले, तो वो कब मिलेगी आपकी? वो आपकी पाठ्य पुस्तक जो है या विषय वस्तु जो आपकी है, सब्जेक्ट जो आपका है, उसको यूनिट्स में आप यूनिट्स तथा प्रोजेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, तो बच्चे को आप प्रोजेक्ट दोगे आप। तो बच्चे को जब आप प्रोजेक्ट दोगे, तो बच्चा क्या करेगा?
बच्चा प्रोजेक्ट के साथ में जो है, वो क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट, बच्चा एक्टिव रहेगा, बच्चे को काम मिलेगा, टास्क मिलेगा। टास्क के लिए बच्चा जो है वहाँ इधर-उधर हाथ-पैर मारेगा, समाज के अंदर इधर-उधर घूमेगा, फिरेगा, तो बच्चे को जो है वो आप जो है अपने उसकी 0 टू डेप्थ का जो नॉलेज है, वो अपन बच्चे को प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं अपन उद्देश्य आपके, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके? विषय वस्तु को लेके, पाठ्यक्रम को लेके आपके वो कौन-कौन से उद्देश्य, एम्बिशंस और एम और गोल होते हैं, जिनके ऊपर अपन चर्चा आगे की स्लाइड के अंदर करने वाले। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद विद्यार्थी सक्षम हो जाएँगे या समझ सकेंगे या उनके अंदर ऐसी कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ हो जाएगी। बच्चा जो है उसके अंदर ऐसी आप समझ विकसित कर चुके होंगे, जो बच्चा जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ये आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो बच्चा क्लियर कर पाएगा। जो आपका मैंने एक पॉइंट डाल के लिखे हैं कि जैसे पाठ्यक्रम जो है करिकुलम की अवधारणा को समझेगा कि पाठ्यक्रम जो है वो उसके लिए क्यों बनाया गया था, क्यों उसके लिए महत्वपूर्ण है, कितना उसके लिए ज़रूरी है, वो आपको समझ में आ जाएगा। विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के संगठन को समझना कि आपका जो है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जो लेवल है, इस हायर सेकेंडरी लेवल तक जो है माय डियर स्टूडेंट आप जो है सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम बना हुआ है, इसका संगठन जो है वो बच्चे को समझ में आ जाए। तीसरा है इतिहास पाठ्यक्रम जो है आपका, उसके निर्माण के सिद्धांतों को समझना कि बच्चे के लिए जो है, हिस्ट्री जो पाठ्यक्रम है, वो लगाया गया है, तो उसके पीछे जो है क्या उद्देश्य है, क्यों उसको लगाया गया? अपने जीवन में पास्ट को लेके, अतीत को लेके जो है बच्चे को जानकारी प्रोवाइड की गई है कि क्या थे और उससे हमारी ग्रोथ होके जो है आज हम जो है कहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बेटा, ये चीज़ें किसमें होती है आपकी इतिहास जो विषय है आपका, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका विद्यालय स्तर पर भूगोल पाठ्यक्रम में संगठन सिद्धांतों को समझना। लगता है आपका जियोग्राफी भी लगता है, आपका पॉलिटी भी लगता है, आपका हिस्ट्री भी लगता है, आपका इकोनॉमिक्स भी लगता है। एजुकेशनल सेक्टर के अंदर जो आप 12th तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये चारों सब्जेक्ट आपके लगते हैं। फिर इसके बाद में विद्यालय स्तर पर इतिहास को समझना, फिर ज्योग्राफी को समझना, बाद में इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग जो है, शैक्षणिक योजना आपकी, शैक्षणिक योजना की अवधारणा, उसकी आवश्यकता और उसको महत्व को समझना। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग जो है, ये क्यों की जाती है? शैक्षणिक योजनाएँ क्यों बनाई जाती है? और उन योजनाओं को लेते हुए जो है अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये जो आपकी अवधारणा है, इसकी आवश्यकता है, इम्पोर्टेंस है और इसका जो महत्व है उसको समझना भी हमें ज़रूरी हो जाता है। फिर यूनिट प्लान, आपका नेक्स्ट में था यूनिट प्लान और लेसन प्लान की अवधारणा को समझना और महत्व बनाना। आपने अगर बीएड किया है तो आपने देखा होगा कि बीएड के अंदर जो है आप वार्षिक पाठ योजना बनाते हो। क्या बनाते हो? देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ आपका, आप पहले बनाओगे वार्षिक पाठ योजना बनाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो पाठ्यक्रम या विषय वस्तु आपकी दी हुई है, या आपका पाठ्यक्रम जो है, इस पाठ्यक्रम को आप पूरे साल भर के अंदर डिवाइड करोगे कि इस महीने में हमारे को इतने चैप्टर इस प्रकार से पढ़ाने हैं। या आप यहाँ पे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। इसके बाद में जो है, आप इसके बाद में मासिक जो है पाठ योजना बनाओगे आपकी। फिर आप जो है वो बनाओगे आपके दैनिक पाठ योजना बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा? दैनिक पाठ योजना का निर्माण आप करोगे। ये आपकी दैनिक, मासिक और वार्षिक पाठ योजना निर्माण करके आपने इकाई पाठ योजना जो है ना लेसन प्लान जो बनाए जाते हैं, वो लेसन प्लान्स जो है वो इसलिए बनाए जाते हैं। फिर आप जो है इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी शिक्षण प्रक्रिया जो है, वो गतिविधि जो है वो आप माय डियर स्टूडेंट वो करते हैं, जो कि इफेक्टिव होती है मोर देन व्याख्या विधि आपकी, जो है व्याख्या विधि बताई थी ना मैंने आपको सामाजिक अध्ययन के लिए, जिसको बच्चों को निरस्त आ जाती है क्लास के अंदर, मनोवैज्ञानिक विधि है वो, थोड़ा सा बच्चे उसे उबाऊपन महसूस करने लग जाते हैं, है ना? वो जो आपकी प्राचीन विधि है सबसे, मनोवैज्ञानिक विधि उसको नहीं माना जाता है, इसके ऊपर अपने बात की थी वो। तो ठीक है, विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन आपकी जो है विद्यालय स्तर के ऊपर जो है सामाजिक अध्ययन जो है उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से संगठित किया गया है, किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन किया गया है, किस प्रकार से इसको डेवलप किया गया है, उसके ऊपर जो है अपन चर्चा करते हैं। कब कैसे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोशल साइंस करिकुलम एट स्कूल लेवल आपका जो है, इसके अंदर सामाजिक विज्ञान जो है आपका, सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम समाज के संबंधित विभिन्न विषयों को शामिल करता हुआ आपको मिलता है। समाज के अंदर जो है बालक का विकास जो है हमेशा समाज के अंदर होता है, और सामाजिक अध्ययन जो विषय है आपका, वो समाज को जोड़ते हुए जो कोरिलेट करते हुए जो है बच्चे की जो शैक्षणिक जो आपकी योग्यताएँ या अभिक क्षमताएँ हैं बच्चे की, उसके ऊपर डेवलप करता है। और साथ में आपका सीडब्ल्यूएसएन जो बालक होते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स जो होती है, उनकी ज़रूरतों को फुलफिल करते हुए जो है, यही एक विषय है आपका जो समाज को जोड़ते हुए आगे बढ़ता है, जिसके अंदर आपकी पहली चीज़ जो है वो भूगोल, आपकी भौगोलिक बेस्ड जो दशाएँ हैं। फिर उसके बाद में इतिहास से जोड़ते हुए आप पढ़ते हो।
फिर आपके जो है अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमिक्स सर्वे है आपका, उससे आप पढ़ते हुए तो ये सब इंटरलिंक होते हैं एक-दूसरे से। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे विषयों को जो है आप ही की सामग्री है उसको शामिल किया होता है। आपने याद है आपको अगर छोटे क्लासों के अंदर आपने पढ़ा है तो आपके सामाजिक पहले एक छोटी क्लासों के अंदर ईवीएस होती थी आपकी। ईवीएस के अंदर एक पहला चैप्टर चलता था परिवार। परिवार के बारे में बच्चे को नॉलेज दिया जाता है। परिवार के बाद में पर्यावरण आता था आपका। पर्यावरण के बाद में जो है बच्चे जो है वो उसके अंदर जो है बच्चा स्कूल के बारे में जानता था आपका, है ना? तो ये चीज़ें छोटे बच्चों के लिए चलता था। फिर इस ईवीएस वाले पाठ्यक्रम जो है ऐसे पढ़ाते-पढ़ाते जो है हमने क्या किया बच्चे के 6th स्टैंडर्ड के अंदर जो आता था बच्चा जो है वो किसका नॉलेज लेने लगता है। फिर इससे पहले जो 5th में बच्चा क्या करेगा एक ही किताब के अंदर जो है बच्चे को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ मिलेगा ऐसे। इसके अंदर यहाँ जियो आएगी, जियोग्राफी आ जाएगी, यहाँ हिस्ट्री आ जाएगी और यहाँ पॉलिटी आ जाएगी। 2-4 चैप्टर पॉलिटी के, 2-4 हिस्ट्री के, 2-4 जियोग्राफी के चैप्टर देखिए बच्चे को जो है तीनों सब्जेक्टों से हमने जोड़ने का, इंट्रोड्यूस करवाने का काम करते हैं कि समाज में इस प्रकार से हम पुराने लोग कैसे थे, प्राचीन समय में एंशिएंट सिविलाइजेशन जो थी, आपने प्राचीन सभ्यता थी, वो किस प्रकार से थी। फिर जो है आपका भारत की भौगोलिक दशाएँ किस प्रकार कहाँ पे आपके हिमालय माउंटेन्स है, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय, फिर आपके नॉर्थर्न प्लेन्स है, आपके नॉर्थर्न प्लेन्स के बाद में आपका थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट के बाद में आपका डेक्कन ट्रेप है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, आपके नॉर्थर्न प्लेन्स हो गए, इसके बाद में आपका कोस्टल आइसलैंड्स हो गए, ठीक है आपके? ये चीज़ें हैं और फिर आपके कोस्टल एरिया और आइलैंड सब मिला के जो है आपका भूगोल का ज्ञान आपको देना होता है। इसी प्रकार से समाज का ज्ञान आपको देना होता है, तो ये चीज़ें होती है। फिर 9th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड के अंदर आपकी 4 किताब 3 किताबें कर दी जाती है। इसके अंदर ज्योग्राफी की 1 किताब अलग पढ़ोगे आप, पॉलिटी की आप अलग पढ़ोगे, राजनीति विज्ञान की और आपकी इतिहास हिस्ट्री की अलग पढ़ोगे। ये आपका पाठ्यक्रम का डिवाइडेशन किया हुआ होता है। देन उसके बाद में जब आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में आते हो, 9th और 10th स्टैंडर्ड में आते हो, तो 9th 10th स्टैंडर्ड के अंदर माय डियर स्टूडेंट आपको क्या मिलता है? आपको एक नया विषय के रूप में परिचित किया जाता है जिसको आप बोलते हैं शास्त्र आपका इकोनॉमिक्स सर्वे आपका जो है वो इसके अंदर देखने को मिलता है। इन सभी विषयों की सामग्री को सही तरीके से चुनकर इन सभी विषयों की सामग्री जो है उस सामग्री को सही तरीके से चुनकर और व्यवस्थित करके सही तरीके से कैसे चुनेंगे बेटा? सही तरीके से चुनेंगे मैं बताऊँ आपको कि आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को इंग्लिश में आपको नॉलेज देना है, आप टेंस दे दोगे क्या? आप जो है फर्स्ट क्लास के अंदर कोई बच्चा है, उस बच्चे के आप जो ऐसे ग्लोब बना के ग्लोब के अंदर ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर लाइन आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन बना के और आप ये जो है लॉन्गिट्यूड्स आपके और ये लैटिट्यूड्स आपके और रिवोल्यूशन और रोटेशन का नॉलेज थोड़ी दे सकते हो। अर्थ के 2 मोशन होते हैं, 365 डेज़ के अंदर जो है और रिवोल्यूशन का काम करती है आपके और रोटेशन का काम जो है वो आपके 24 आवर्स में करती है। ये बताने थोड़ी लग जाओगे आप फर्स्ट क्लास के अंदर, बताओ देखिए मेरे को? नहीं हो सकता ना। ये कब होगा? जब उनका आईक्यू लेवल उसके अकॉर्डिंग होगा। तो आप जो है वो मैटर चुनोगे, वो मैटर व्यवस्थित कैसे करोगे? बच्चों के आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग किस क्लास के बच्चे किस स्टैंडर्ड के अंदर है, अगर वो आपको पता है, तो आप जो है बेटर कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है? पूर्ण सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम बनाया जाता है, जो बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंस रखता हो, महत्वपूर्ण हो, जीवन से जुड़ा हुआ हो बच्चों के, जो बच्चों को नॉलेज दे सके, वो उसके लिए आप कितने ही प्रभावी टीचर हो, बच्चों के अकॉर्डिंग यदि आप है ना मैटर अपना डिलीवर नहीं कर पाते हो, तो कतई कोई मतलब नहीं है। मैं आपको जो है भी आप केवीएस, एनवीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, मैं आपको यहाँ अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए लग जाऊँ, तो आप जो है वो थोड़ी कर सकते हो कैरी, है ना? नहीं हो सकता, तो ये चीज़ है। तो इनका उद्देश्य विद्यार्थी को समाज की समालोचनात्मक समझ, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी, समाज की क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार से, ये समालोचनात्मक वर्ड जल्दी बार-बार आ रहा है, मैं इसको थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ आपको कि समाज को आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, समाज की हमें बुराई नहीं करनी है, हमें सामाजिक अध्ययन में बच्चे को ये समझाना है समाज के अंदर कि बच्चा जो है, अपना समाज जो है, पहले किस प्रकार की रूढ़िबद्धि धारणाओं से जुड़ा हुआ था, किस प्रकार की प्रथाएँ थी आपके, दहेज प्रथा, दासी प्रथा आपके या आपके जौहर है, आपके जो है सती प्रथा है आपके, आपके जलजोर हुआ था, अग्निजोर आपके हुआ था, केसरिया हुआ था, साका होते थे अपने राजा-महाराजाओं के अंदर। तो ये जो सारी चीज़ें जो इन बच्चों को नॉलेज करवाना ताकि जो बुरी चीज़ें हैं, उनसे बच्चे जो है अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें और उनको छोड़े। तो ये चीज़ें जो है समालोचना तो कि समाज के अंदर ये चीज़ें जो थी वो नेगेटिव थी आपकी, ये चीज़ें पॉजिटिव है। इन चीज़ों को बच्चे जो है अपने व्यावहारिक जीवन के अंदर किस प्रकार से उतारे, उस प्रकार का काम जो है हमें इस विषय वस्तु से बच्चों को करना है। तो वो अंडरस्टैंडिंग समालोचनात्मक का मतलब क्या होता है कि बच्चे को समाज के अंदर जो है
अच्छा और बुरा उसकी समझ माय डियर स्टूडेंट अजय इतना काम अगर आपने कर लिया तो आप अपने आप के अंदर प्रभावी शिक्षण करवाने के अंदर सक्षम हो बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अपने सीडब्ल्यूएस चाइल्ड विद स्पेशल नीड बालक जो है आपके क्रिएटिव बालक है आपके सृजनात्मक बालक है प्रतिभाशाली बालक है उनको नहीं रिक्वायरमेंट है लेकिन मंदबुद्धि बालक है कोई वो उनके साथ थोड़ी मैच कर सकता है तो उसके अकॉर्डिंग कि आप जो है बच्चे को इतना नॉलेज दे दो कि बच्चा जो है वो आपका समझ विकसित हो जाए उसको समझ में आने लग जाए ओके माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम तैयार करते समय विद्यार्थियों के जीवन का अनुभव लाइफ एक्सपीरियंस और समाज की नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है बच्चों की जो है लाइफ एक्सपीरियंस जो है बच्चों को किस प्रकार की जो है उनका पूर्व अनुभव है आपका पूर्व अनुभव जो है उसके अनुसार जो है बच्चों को जो है हम आगे की जो नई आवश्यकता जो बच्चों की है उसका मैटर अपन ध्यान में प्रोवाइड करवाएंगे बच्चा जो है किस प्रकार के समाज से आ रहा है बच्चा जो है किस प्रकार की धारणाओं से ग्रसित है तो बच्चे को जो है किस प्रकार का नॉलेज हमें देना है ताकि बच्चा अपकमिंग जो लाइफ है जीवन के अंदर जो है आगे और अच्छा कर सके तो वही तो शिक्षा होती है आप प्रॉपर एजुकेशन क्या दे रहे हो कि बच्चा अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर जो है कुछ बदलाव करे और आगे जाके वो सफल हो तो ये काम है तो अपने को करना है तो ये चीज़ जो है वो कौन करेगा? जब आपकी एजुकेशन जो है वो इस प्रकार की होगी कि जो बच्चा जो है वो समाज के जो पुरानी जो विचारों को है या बुरे जो घटक हैं उनको छोड़ के और नई जो है पॉलिसी है उनको एडॉप्ट करे। आपके इसके अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है। इस पाठ्यक्रम में नए विषयों, समस्याओं तथा सामाजिक मुद्दों को शामिल करने की संभावनाएँ भी होती है जिसमें विद्यार्थी समाज को बेहतर तरीके से समझ सकता है। इस पाठ्यक्रम में क्या होता है कि आप जो है समाज के अंदर ये इतना लचीला पाठ्यक्रम है कि आपका जो सो है लचीला है कि इसके अंदर हम जो है कोई भी समाज समाज और अब मैं आपको छोटा-सा समाज का छोड़ो आप, आपके अमेंडमेंट होता है संशोधन करना, आर्टिकल्स और आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया जो है आपका, जो संविधान भारत का है, इसके अंदर हम अमेंडमेंट करते हैं। आपका जो है जैसे 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 43वां संविधान संशोधन हुआ था, तो ये अमेंडमेंट करके जो है हमने क्या किया, कुछ नए आर्टिकल्स जोड़े। का राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार जो था बच्चों, उन अधिकार को हमने जो क्या कर दिया, कानूनी लॉ बना दिया, आर्टिकल 300 के अंदर डाल दिया। तो वो जो आपने किया अमेंडमेंट कर दिया। यदि आपका लचीला नहीं था कि कोई न्यूटन का लॉ है साइंस के अंदर, तो आपने एक बार न्यूटन ने दे दिया था, तो आप उसके अंदर न्यूटन का लॉ थोड़ी है कि न्यूटन जी का थोड़ी-सी वहाँ चूक हो गई थी तो हम इसको चेंज कर दें, नहीं कर सकते ना। आप यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है आप थोड़ा-सा बदलाव करते हो तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो है आप चेंज कर सकते हो उसको, क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, बदलाव करके आप क्या कर सकते हो कि 42वां संविधान संशोधन जो होता है, उसके अंदर जो है हम जो है अखंडता ये आपकी जो नई शब्द जो है इनको जोड़ने का काम करते हैं राजनीति विज्ञान के अंदर, पॉलिटी के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है हम ये चीज़ें करते हैं। पंचायती राज विभाग जो है इसको अपन जो है अनुसूची के अंदर 11वीं 12वीं अनुसूची के अंदर डालने का काम करते हैं, नगर निगम को नगर पालिका, नगर निगम को ये करते हैं, तो ये सब चीज़ें संशोधन हुआ है बेटा। ये सब चीज़ें अमेंडमेंट करके हम आगे बढ़े हैं, तो ये अपना लचीला पाठ्यक्रम है। तो इनके अंदर जो है कोई नई समस्या है, समाज के कोई मुद्दे हैं जिनको उठाना चाहिए, जैसे कोई कम्युनिटी है, कोई उस कम्युनिटी को लेके आप जैसे ट्राइबल्स कोई कम्युनिटी है और उस वो जो है बहुत पिछड़ी हुई है, तो सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर एनसीईआरटी में यहाँ एक आर्टिकल डाला हुआ मिलेगा आपको। देखना एनसीईआरटी कभी बुक से आपका अगर पाला पड़ा है, कभी आपने उसको टच किया है तो देखना उस बुक के अंदर इधर नए कोटेशंस लिखे हुए होते हैं। उन कोटेशंस का क्या मकसद होता है कि समाज के अंदर और क्या-क्या घटनाएँ चल रही है, जिन घटनाओं के बारे में बच्चों को पता है कि नहीं है, वो सब चीज़ें जो है आपको ये नॉलेज प्रोवाइड कराने की के लिए दिया जाता है आपको। तो इसमें आप जो है बेहतर तरीके से समझा सकते हो बच्चे के लिए। आगे विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करते समय जो है, यह आवश्यक है कि क्या आवश्यक है कि विषय वस्तु को इकाइयों, यूनिट्स तथा परियोजनाओं, प्रोजेक्ट्स में व्यवस्थित किया जाए। मैं बार-बार बता रहा हूँ आपको कि सामाजिक अध्ययन विषय जो है, इसमें आप बच्चे के सामने ये नहीं लिख सकते कि प पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है 4 बुक है बेटा आपको पढ़नी है। आप उसको अलग-अलग यूनिट्स के अंदर, इकाइयों के अंदर डिवाइड करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, बच्चे को जो है टास्क दोगे, टारगेट दोगे, तो बच्चा जो है इस विषय के अंदर जो है ज़्यादा जो है वर्क अच्छा सफिशिएंट और एक्यूरेसी के साथ सीख सकता है। इसमें विद्यार्थियों को स्वयं गतिविधि, सेल्फ एक्टिविटी के अवसर मिलते हैं। हमें सीखने की जो है क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो एक तो मैं बताऊँ आपको कि आप जो है एक बच्चे को कोई साइंस का प्रैक्टिकल करवाना है, लैब के अंदर लेके गए, वहाँ प्रैक्टिकल करवा रहे हो। एक जो बच्चा है, जो ज्योग्राफी के अंदर जो है भौगोलिक सर्वेक्षण करवाना है, कोई भूगोल है, भौगोलिक सर्वेक्षण है कि प्लेग्राउंड है उसका सर्वे कराना है। आपको उसको मेज़रमेंट करना है, यहाँ पे एक ट्री है, इतने फीट के ऊपर है, यहाँ पे एक बास्केटबॉल की जाली है या यहाँ पे आपका क्रिकेट का मैदान है या आपने प्लेग्राउंड तो बच्चों को वहाँ लेके गए। बच्चों को आपने टास्क दिया कि ये आपको सर्वे करना है, स्टेंसिल लेनी है आपको या आप जो है वो
इसको जो है पूरा मेज़र करके जो है मेरे को हमें बताओगे आप। तो बच्चा जो है वो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है नॉर्थ डायरेक्शन वाला है, वो सारा चीज़ें इंस्ट्रूमेंट यंत्र लेके जाएगा मार्केट के अंदर, वहाँ गो मैदान में और वहाँ से जगह लगा के आपके और वो पूरा सर्वे करके आएगा। तो बच्चा इसमें क्या है रोल कैसा रहा उसका? एक्टिव रोल रहा। लेबोरेटरी के अंदर साइंस में अगर आप प्रैक्टिकल करते हो बेटे, तो उसके अंदर टीचर के देख-रेख में करना होता है। तो आप जो है इतनी फ्रीडम नहीं छोड़ सकते बच्चे को, तो बच्चा जो है उतना इफेक्टिव सीख नहीं पाता है। ये थोड़ी-सा इसमें और इसमें डिफरेंस होता है। तो बच्चा एक्टिव ज़्यादा कब रहता है जब बच्चे को आप फ्रीडम दोगे या नए टारगेट और टास्क दोगे आपके। आगे माय डियर स्टूडेंट बढ़ते हैं। इतिहास पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत। सबसे पहले एक के अंदर अपनी हिस्ट्री को लेंगे। हिस्ट्री जो पाठ्यक्रम है इसके सिद्धांत के निर्माण है उसकी बात करें। प्रिंसिपल ऑफ फार्मिंग हिस्ट्री क करिकुलम पाठ्यक्रम के ऊपर होते हैं। इतिहास का पाठ्यक्रम बनाते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। वो कौन-कौन सिद्धांत है जो इतिहास पाठ्यक्रम को हम जब फॉर्म करते हैं, गठित करते हैं या बनाते हैं तो इसमें क्या-क्या है वो ध्यान रखना है। इतिहास की सामग्री संतुलित लेनी चाहिए। इतिहास में आपकी सामग्री इतनी मतलब सिलेक्टिव होनी चाहिए कि आप प्रॉपर जैसे अजमेर का चौहान वंश आपको पढ़ना है, तो अजमेर का चौहान वंश आप अजय पाल, अजय अजय मेरू दुर्ग से, अजय राज से स्टार्ट कर दिया आपने। जबकि बच्चों को आप इतना नॉलेज दे सकते हो कि आपको जो जिस स्टैंडर्ड का बच्चा है कि आपको जिस 5th क्लास के बच्चे को नॉलेज देना है, तो आप पृथ्वीराज चौहान से स्टार्ट कर सकते हो और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के तराइन के 1991 ये 1191 1191 और 1192 जो है, उसका जो तराइन का फर्स्ट और सेकंड जो युद्ध है, इतनी जानकारी देके और आप खत्म कर सकते हो चैप्टर को। या है ना? अब इसके अंदर जो है आप ये पूरा का पूरा बताओगे, तो आप जो है वो नहीं करवा सकते। बच्चों सेलेक्टिव मैटर है, बच्चों की अकॉर्डिंग टू नॉलेज इसमें विश्व इतिहास है, राष्ट्रीय इतिहास है और स्थानीय इतिहास का उचित मिश्रण होना चाहिए। आपको विश्व का इतिहास, कुछ किस प्रकार से मिस्र सभ्यता हुई थी, किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता हुई थी आपकी, किस प्रकार से जो है आप वो एंशिएंट सिविलाइजेशन से उभर के जो है आपकी वर्तमान है, आपकी यूरोपियन कल्चर आपकी किसी आपने देखा है आपकी 10th क्लास की या 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है, उसके अंदर बच्चों को सबसे पहला जो आप क्या बताओगे माय डियर स्टूडेंट, आप सबसे पहले इंडिया का महात्मा गांधी वाला चैप्टर थोड़ी है आपका, वो आपका सेकंड चैप्टर है। उससे पहले आपका चैप्टर जो है वो क्या है? आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है आपका, इटली रिवॉल्यूशन है आपका, जर्मनी रिवॉल्यूशन है आपका कि आपके भारत के अंदर जब रिवॉल्यूशन हो रही थी, क्रांति हो रही थी, उससे पहले भी कोई देशों में हुई थी, तो आपको पहले वो है विश्व का इतिहास का जानकारी देंगे कि विश्व के अंदर किस प्रकार की जो है घटनाएँ हुई थी, किस प्रकार की रिवॉल्यूशन हुई थी, नहीं हुई थी। वो रिवॉल्यूशन होते हुए जो है उन्होंने क्या-क्या अमेंडमेंट किए, क्या-क्या संशोधन किए थे, नया नेशनल एंथम कंपोज़ किया था, फ्लैग है उसको एडॉप्ट किया था, नहीं किया था। उसने जो है अपनी लैंग्वेज जो है उसको जो है आधिकारिक रूप से ऑफिशियल लैंग्वेज को स्वीकारा था, नहीं स्वीकारा। ये सब चीज़ें जो है करने के लिए जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने जाते हैं वो, है ना? और लाइट जो है प्रकाश जो है वो जलाते हैं। वो ऐसी चीज़ें जो है बेटा वो आपको विश्व इतिहास में फिर राष्ट्रीय इतिहास के अंदर आपका देश के अंदर जो है अंग्रेज़ों का अधिकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से आई, महात्मा गांधी ने क्या किया था, आपके नेशनल जो मूवमेंट्स कौन-कौन से हुए थे, वो सारे के सारे बताएँगे। उसके बाद में स्थानीय इतिहास, आप जिससे रिलेटेड हो, उस राज्य से रिलेटेड आपके कुछ जो है वो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे आपके या जैसे आपका है ना जो इतिहास है, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये इसका सबका कोलैब होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने विश्व इतिहास की एक बुक उठाई, उसे कॉपी पेस्ट किया और पूरा का पूरा विश्व इतिहास बच्चे को मतलब ही नहीं है, कोई भारत के अंदर क्या हुआ था, बच्चे को नॉलेज नहीं है, राजस्थान में क्या हुआ था, बच्चे को नॉलेज नहीं है, हरियाणा, पंजाब में क्या हुआ था, बच्चे को नॉलेज नहीं है। बच्चे को नॉलेज है आपकी क्या, कि बच्चे को जो है आपने विश्व इतिहास दे दिया, बच्चे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसके अंदर। तो बच्चा जो है आपकी पढ़ाई जो है निरस्त हो जाती है। तो इस मैटर इस प्रकार सेलेक्ट किया जाना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास को शामिल करना। आपका जो है जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास कैसे बेटा? इतिहास में भी सामाजिक, आर्थिक और तथ्य है। तो पुराने राजा-महाराजा जो थे आपके एंशिएंट काल से जो है किस प्रकार का समाज था, किस प्रकार से वो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, सुदृढ़ थे उनकी वो आपको बतानी है। टकसालें, मुद्रा छापने के, उनके मुद्रा कोष ये सब बताए जाते हैं ना हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद में उनकी संस्कृति किस प्रकार की थी, उनकी वेशभूषा ये सब चीज़ें जो इतिहास के अंदर आपको कल्चर किस प्रकार की थी, वो रहन-सहन किस प्रकार का था, ये चीज़ें आपको बताई जाती है। इसके बाद में केवल राजनीतिक घटनाओं पर ही अधिक जोर नहीं देना। राजनीतिक घटनाओं पे कि आपने युद्ध ले लिए, वो राजा था उसने उसको मारा, वो राजा उसने उसको मारा, वो उसने वहाँ युद्ध किया, उसने वहाँ युद्ध किया, ये ले लिया। बच्चे को डेट ही याद नहीं हो रही है आपका। कब तराइन का युद्ध हुआ था, कब कौन-सा युद्ध हुआ, कब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, कब है ना जो आपका ये युद्ध होते हैं, इनके पता ही नहीं चलता आपका जो है बाबर कब आया था ये भारत के अंदर, बाबर ने कौन-कौन से चौसा बिलग्राम, मच्छीवाड़ा, सरहिंद कौन-कौन से युद्ध किए थे, कोई मतलब नहीं है। बच्चे को जो है बस ये सारी चीज़ों का कोलैब होगा तो बच्चा थोड़े से युद्ध भी याद करेगा, बच्चा थोड़ा-सा उनका प्रशासनिक ढाँचा भी याद करेगा, सारी चीज़ करेगा। समकालिक इतिहास जो है करंट अफेयर्स को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी वर्तमान घटनाओं को समझ सके। थोड़ा-सा बच्चों को डोज़ जो है बूस्टर डोज़ जो है वो आप इस प्रकार का भी दो कि पुराने समय में क्या चल रहा था, मिडल हिस्ट्री के अंदर क्या चला, मध्य भारत में क्या चल रहा था, वर्तमान में अभी
भी वर्तमान में अब क्या हो रहा है भारत के अंदर वो भी तो पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से सारे के सारे समावेशन जो है हमें अपने पाठ्यक्रम को किताब को बनाते समय ध्यान में रखना होता है। फिर होता है विषय वस्तु विद्यार्थी की आयु और मानसिक अनुभव जो हर विषय के लिए लागू होगी आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए भी ये लागू होगी जो हिस्ट्री के लिए है कि बच्चों की जो मानसिक आयु है, बच्चे किस प्रकार की जो है बुद्धि लब्धि है या उनका ऐज क्या है, उनके अकॉर्डिंग जो है आप जो है फर्स्ट क्लास के बच्चे को मुगल काल पढ़ा रहे हो, बताओ। कहाँ का उचित है? गुप्त वंश पढ़ा रहे हो, मौर्य वंश पढ़ा रहे हो। बच्चे को एबीसीडी सीखने का उम्र है, बच्चे को आप ये पढ़ा रहे हो, बच्चा सीख जाएगा क्या? नहीं सीख सकता ना। तो ये चीज़ है। इतिहास की स जो है इतिहास जो है उसकी स ये क्या लिख दिया विद्यार्थी जो वर्तमान घटनाओं को समझ सके। इतिहास जो है उसके अंदर जो है विद्यार्थी जो है वो आपका वर्तमान की जो घटनाएँ हैं, उन घटनाओं को बच्चा जो है आराम से समझ सके और ये जो है और उनका जो है वो स्टडी जो है आपकी या आपका जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए बेटा, वो थोड़ी-सी रोचक होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए, बच्चे को इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने के अंदर। ये नहीं है कि बच्चा जो है वो पीछे नीरस होके बैठा हुआ है, टीचर यहाँ बोला जा रहा है, बच्चे को कोई मतलब नहीं है, बच्चा इंटरेस्ट ले नहीं रहा है, बच्चे को एक ही सब्जेक्ट मैटर जो है पूरी साल भर पढ़ाया जाता है, बच्चे को कभी जो है आपने प्राचीन प तो आप देखना हिस्ट्री की बुक उठा के देखना आप कि बच्चे की हिस्ट्री की बुक में आपका पहले दूसरे चैप्टर जो है ना आपका, वो मिलेगा जिसमें प्राचीन भारत के बारे में बात की जाती है कि भारत पुराने में कैसा था, सिविलाइजेशन कैसी थी, लोग जंगलों में रहते थे, क्या करते थे। फिर जो है आप उसे थोड़ा-सा चेंज करके मिडल हिस्ट्री के अंदर आओगे, तो मिडल हिस्ट्री के अंदर आपके मध्य भारत के अंदर जो है थोड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद में थोड़ा आज़ाद हुआ भारत आपका 1947 और इसके समकालीन जो घटनाएँ उसको आप जो देखने को मिलेगी और उसके बाद में जो है वर्तमान जो भारत है, तो आपका उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी-सी बच्चे के रिलेवेंट होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति जो है वो रुचि और इंटरेस्ट क्रिएट की सके। आप जब तक अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया नहीं करवा सकते या सफल नहीं हो सकती आप, जब तक आपके द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चे इंटरेस्ट और रुचि के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक और वो कब क्रिएट होगी? सर टीचर यहाँ डांस करेगा तब थोड़ी होगी। वो तब होगी जब बच्चे को डिफरेंट काइंड ऑफ द नॉलेज आर प्रोवाइडेड बाय द टीचर इन फ्रंट ऑफ द क्लासरूम। आपके जो क्लासरूम के सामने बच्चे को अलग-अलग प्रकार का नॉलेज जो बच्चे को देगा, तो बच्चे को इंटरेस्ट होगा, या जो ये पहले के बच्चे ऐसे थे या पहले के लोग इस प्रकार से रहते थे। तो अब वो वाले कैसे रहते? तो मध्य भारत के अंदर क्या हुआ था? तो बच्चा जिज्ञासु हो जाएगा। बच्चे को क्या है क्यूरियोसिटी जागेगी कि मेरे को ये जानकारी लेनी है कि पुराना कैसा था। पहले लोग मैं अपन जैसे बताएँ कि बच्चे पहले जो है हमारे प्ले स्टोर नए पढ़ने जाने के लिए लोग पैदल जाते थे। फिर एक पत्थर के पहिया बनाया, पत्थर के पहिए से फिर लकड़ी का पहिया बना आपका। तो क्या पहिए से फिर क्या वज़न होने के लिए फिर धीरे-धीरे आपकी रेलगाड़ी बनी। ऐसे बनी तो बच्चा जानेगा कि अब जो ये गाड़ियाँ हैं आपको तीव्र गति तक चलने वाली जो गाड़ियाँ, ये बनने के लिए क्या प्रोसेस रही थी? तो क्या क्या आज से 1000 साल पहले भी गाड़ियाँ थी क्या? पहले भी लोग गाड़ी से चलते नहीं चलते थे ना। तो ये कुछ इवोल्यूशन तो हुई है ना, कुछ नए आविष्कार तो हुए ही ना आपके। इनोवेशन तो वही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। आपका माइंड जो है उस प्रकार से डेवलप करो कि जो है आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सको कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आप टीचर बन के और उसका रिस्पॉन्स करो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। यदि आप जो है वो विद्यार्थी बन के अगर क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, तो आप आंसर नहीं कर पाते हो इसके। आप अपने आप को टीचर मानो और आप यदि टीचर हो कक्ष के अंदर, फिर बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाते हो, वो आपको जो है पता लगेगा आपका। ठीक है? विद्यालय स्तर पर भूगोल पाठ्यक्रम में संगठन के सिद्धांत आपके। ये क्या है विद्यालय स्तर पर भूगोल पाठ्यक्रम का क्या सिद्धांत होना चाहिए, वो थोड़ी बात करते हैं। हिस्ट्री के बाद में भूगोल के ऊपर है। कि भूगोल पाठ्यक्रम बनाते समय जो निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए आपका। भूगोल का अध्ययन जो है वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए आपका। रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसमें विद्यार्थी अपने वातावरण को बेहतर समझ सकता है आपका। ओज़ोन लेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और ये जो आपका आयन मंडल है, मध्य मंडल है, ये आपका पूरा है। बादल कहाँ बनते हैं, कौन-कौन सी पर्यावरण के अंदर गैसें होती है, पेड़, पौधे, वनस्पति आपकी, जलीय जीव, जंतु, नदी, नाले, झरने, तालाब, है ना? मृदा आपकी लूमी है, सॉइल किस प्रकार की होती है, वर्टिसॉल्स, एल्पिसॉल्स है आपकी, एरिडोसॉल्स आपकी मिट्टी है या आपकी जो है दोमट है, चिकनी है, बलुई है, लेटेराइट मिट्टी है आपकी। ये किस प्रकार की व्हाट काइंड ऑफ द सॉइल्स आर फाउंड इन योर रीजन किस प्रकार की जो नदियाँ हैं, किस प्रकार व्हाट काइंड ऑफ रिवर्स आर फाउंड है, गंगोत्री है, यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन-कौन सी नदियाँ निकलती है, किस प्रकार के माउंटेन्स है, किस प्रकार के प्लेट्यू है, किस प्रकार के जो आपके कोस्टल्स रीजन है आपका एरिया, आइसलैंड्स कहाँ-कहाँ है आपके, ये सब चीज़ें जो है बच्चे को उनके रियल वातावरण से जोड़ते हुए पढ़ेगा, तो बच्चा अपने पर्यावरण देखेगा, पेड़-पौधे, आप बच्चों को ट्रीज़ के न आप जो है दो नॉलेज बच्चा जो है जीव-जंतु देखेगा, पशु-पक्षी देखेगा, तो बच्चा वो है अपने सारे के सारे जो है ईवीएस के अंदर वो सीखेगा। फिर बच्चा वाइड करेगा थोड़ा-सा, तो बच्चे को जो है ज्योग्राफी के अंदर जो है आप भौगोलिक दशाएँ पढ़ाओ आप।
भारत की स्थिति विस्तार पढ़ा हुआ भारत का। भारत का पता लगेगा बच्चे को कि भारत जो है वो किस प्रकार से आपका बसा हुआ है। भारत के अंदर ये आपके नॉर्थ से के साउथ की ओर जो है कितनी दूरी है, इधर या इधर से जो है वो कितनी आपका 29-33 है या 3-2-1-4 जो है 2933 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर आपकी जो है, ये कितनी लंबाई किस प्रकार से कश्मीर से कन्याकुमारी से लेके चरण गुजरात से लेके आपके जो है अरुणाचल प्रदेश तक जो है एपी तक जो कितनी लंबाई है। चाहे कौन से आपके जो है भारत जो है वो कौन से आपके नॉर्थ प्लेन्स के अंदर आपका नॉर्थ पोल के अंदर है या साउथ पोल के अंदर है आपका। तो भारत कर्क रेखा के ऊपर जो यहाँ पे फैला हुआ है ना आपका, तो नॉर्थन आपके जो रीजन के अंदर आ गया और नॉर्थ रीजन के अंदर भी जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर आता है। तो ये जो चीजें हैं वो आप बच्चों को उसके अकॉर्डिंग टू माइंड बताओगे। फर्स्ट क्लास में ये चीजें नहीं बताई जाती है माय डियर स्टूडेंट, ये चीजें तब बताई जाती है जब बच्चे का बौद्धिक विकास जो है इस स्टैंडर्ड तक हो जाए। तो ये चीजें जो है बच्चा अपने वातावरण से कोरिलेट करके पढ़ता है। स्थानीय से वैश्विक, लोकल टू ग्लोबल। मैं आपको फिर चीज़ समझाता हूँ, 1 मिनट और लूँगा आपकी। स्थानीय से आपका क्या है कि यदि कोई बच्चा है, जिस बच्चे को आप नॉलेज दोगे, क्या नॉलेज दोगे? जैसे आप है ना पहले बच्चे को पढ़ाओगे भारत के बारे में, एम आई राइट? भारत के बाद में आप पढ़ाओगे राज्य के बारे में आपका, उस बच्चे का राज्य कौन-सा उस राज्य राज्य के बारे में पढ़ाओगे आप उसके जिले के बारे में, जिले के बारे में बाद में पढ़ाओगे आप उसके जो है पंचायत समिति के बारे में और पंचायत समिति के बाद में पढ़ाओगे आप उसके बाद में उसके गाँव के बारे में, गाँव के बाद में पढ़ाओगे आप उसके परिवार के बारे में, परिवार के बाद में बच्चा पढ़ेगा आपकी माता के बारे में जो प्रथम गुरु थी। क्या बेटा ये सिस्टम सही है मेरा ऑर्डर कि बच्चा जो है आपके पास पढ़ने के लिए आया और आप जो है उसको ग्लोबल से लेके और लोकल की ओर आ रहे हो कि पूरा का पूरा ग्लोबल वर्ल्ड जो है आपका उसका नॉलेज देते हुए हम जो है हमें नीचे आना है या आप मेरे को बताओ देखें कि ये ऑर्डर जो है इस प्रकार से चलना चाहिए आपका कि बच्चा जो है, वो पहला जो है, उसकी गुरु माँ होती है और परिवार की प्रथम पाठशाला बच्चे की जो उसका परिवार होता है। बाद में बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल के बारे में सीखेगा, बच्चा अपने आस-पास के पर्यावरण के बारे में सीखेगा, पर्यावरण को सीखने के बाद में वो अपने गाँव की थोड़ी जानकारी लेगा, गाँव की जानकारी लेने के बाद में थोड़ा-सा बाहर जाएगा, पंचायत समिति, फिर जिला, जिला प्रशासन लेगा, जिला प्रशासन के बाद में उसके राज्य के बारे में देखेगा, राज्य के बाद में अपने भारत के बारे में देखेगा, भारत के बाद में उसको पता लगेगा कि ओह! भारत जैसे और भी देश हैं, तो भारत देश में आपका कॉन्टिनेंट्स देखेगा, सब-कॉन्टिनेंट्स देखेगा आपका, ठीक है? आपके महासागर देखेगा सारे के सारे ये जो सब चीज़ें होती है बेटा ये लोकल टू ग्लोबल चलती है। बच्चे को बेसिक से लेके और आप जो स्टैंडर्ड तक जाना होता है आपको। पहले ही आपको स्टैंडर्ड नहीं देना होता है बच्चे को। बच्चे को आपका दिया हुआ स्टैंडर्ड जो है आप कितने ही अच्छे, कितने ही अपने सब्जेक्ट के महारथी हो, लेकिन यदि आप जो है उस बच्चे को उसकी बेसिक नॉलेज से लेके उस बच्चे का बेसिक नॉलेज से लेके यदि आप जो है स्टडी नहीं करवाते हो, तो वो चीज़ जो है आपकी माय डियर स्टूडेंट क्या होती है, वो आपकी निरर्थक है, करा-कराया काम जो है वो ज़ीरो है आपका, कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हुई है। तो जैसे इसको अपनाना चाहिए कि क्या कि पहले उसको स्थानीय नॉलेज हो उसका क्षेत्र का अध्ययन होना चाहिए, फिर उसको राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन है, फिर उसको विश्व स्तर का अध्ययन करवाया जाना चाहिए। ये पहले ही विश्व का मैप लेके मत बैठ जाया करो, समझ गए? तो पहले आपको कोई बच्चा दे देना आपको, क्योंकि डेफ़िनेट हमारी पीवी क्लासेस से पढ़े हुए बच्चे 100% आप जो है केवीएस यूनिवर्सिटी विद्यालयों के अंदर जाओगे तो आप जो है ये गलती कतई नहीं करनी है आपको। थोड़ा-सा बच्चों को मोटिवेट करना भी ज़रूरी होता है और आप तो वैसे भी बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। ये देखते हैं आपका ज्योग्राफी जो है भूगोल के अध्ययन में जो है मानचित्रों और मॉडलों का जो है चार्ट है, आदि का प्रयोग जो है हमें करना कंपल्सरी होता है। इसके साथ में इस विषय में अधिक रोचक और स्पष्ट जो है इसको हम बना सकते हैं। वो बना सकते हैं जब इस विषय के अंदर अध्ययन-अध्यापन करने के लिए हम चार्ट, मॉडल और आपके मानचित्रों का प्रयोग जो है करते हैं। भूगोल का पाठ्यक्रम जो है विद्यार्थियों की आयु और मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। जिस लेवल के जो बच्चे हैं उनकी आईक्यू लेवल जो है वो आईक्यू लेवल के अनुसार जो है बच्चों के लिए भूगोल का जो पाठ्यक्रम है वो बेटा होना चाहिए आपका। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं कि भूगोल का जो अध्ययन है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की समझ विकसित करे। ये किस प्रकार से करे कि भूगोल का जो अध्ययन है वो पर्यावरण और प्राकृतिक जो संसाधन है इनकी समझ को भी विकसित करे। ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इनकी समझ जो है उसको हमारे को समझ को है विकसित करते हुए जो है ये आपका अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया चलनी चाहिए। इसके नॉलेज उन बच्चों को होनी चाहिए। भूगोल के अध्ययन में प्रत्यक्ष अनुभव ऑब्जर्वेशन और भ्रमण जो है उसको महत्व देना चाहिए। जो चीज़ें जो है आपको एक लेक जो है या झील जो है उस झील के बारे में आपको पढ़ाया जाता है और उस झील के बारे में आपको जो है भ्रमण करवाया जाता है, तो आप जो है उस भ्रमण करने वाली चीज़ से ज़्यादा याद रख पाओगे बेटा, ना कि आप जो है इसे
आपका झील को जो है नोट्स के अंदर ही आप जो है बुक से जो है आप व्याख्यान विधि के द्वारा पढ़ाओगे तो उतना ही इफेक्टिव जो है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भूगोल का पाठ्यक्रम वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा तर्क शक्ति को विकसित करने वाला होना चाहिए। भूगोल का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तर्क शक्ति को विकसित करने वाला होना चाहिए और साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे, इस प्रकार का पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए आपका। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है विद्यालय स्तर पर इतिहास का पाठ्यक्रम। आपका विद्यालय स्तर पे जो है इतिहास का पाठ्यक्रम में कैसा होना चाहिए? तो इसके लिए पहला जो विद्यालय स्तर पर इतिहास का पाठ्यक्रम विभिन्न चरणों के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है आपका। जिसके अंदर प्राथमिक जो स्तर है बेटा, कौन सा? प्राथमिक स्तर है। इस प्राथमिक स्तर प्राइमरी स्टेज के लिए इस स्तर पर इतिहास को सरल कहानियों और घटनाओं के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है आपका। कोई इतिहास के अंदर महात्मा गांधी के, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको कहानियों के द्वारा जो है बता दिया गया। बाकी जो उनकी जो आपके मोमेंट्स जो है उनको नहीं दिख करना है आपको, छोटे बच्चे इतना नहीं कैप्चर कर पाते। विद्यार्थियों को जो है महान व्यक्तियों, महान घटनाओं तथा सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में बताया जाता है और इनका उद्देश्य जो है विद्यार्थियों के अंदर उस सब्जेक्ट के प्रति रुचि और उनकी प्रति जिज्ञासा जो है ये आप जो है क्या करोगे, तो उनपे उत्पन्न करोगे। ये उनका महत्वपूर्ण काम होता है कि विद्यार्थियों के अंदर जो है आप इंटरेस्ट और जिज्ञासा जो है वो उत्पन्न कर दो। इतना काम यदि आपने कर दिया तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। ये आपका दैट्स इट। आपको 1 मिनट में थोड़ा-सा स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट। और नेक्स्ट अपन जो है आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। ये है आपका उच्च प्राथमिक स्तर बेटा। क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर के अंदर आपका इस स्तर पर इतिहास का अध्ययन जो है अधिक व्यवस्थित और विस्तृत रूप से किया जाता है। थोड़ा-सा इतिहास का जो है एरिया जो है उसको व्यापक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? व्यापक कर दिया जाता है, थोड़ा-सा बढ़ा दिया जाता है और इसके साथ में जो है इसमें भारतीय इतिहास के प्रमुख घटनाक्रम और सामाजिक जीवन का जो है अध्ययन करवाया जाता है। सामाजिक जीवन का अध्ययन जो है इसके अंदर करवाया जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि साथ ही विद्यार्थियों को सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी होती है। प्राथमिक जो स्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर के अंदर थोड़ा-सा आप सब्जेक्ट का नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज जो है उसको इंक्रीज़ करोगे। प्रमुख घटनाक्रम जो है आपका जो है प्रमुख प्रमुख महात्मा गांधी जो है इंडिया रिटर्न कब हुए थे आपके, या महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, या कौन-सा मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है आपका, या साल्ट मार्च है आपका, ये कौन-कौन से मूवमेंट कब हुए थे, इन चीज़ों के बारे में जो है आप बात करोगे। ठीक है? थोड़ा-सा स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। फिर आगे अपन इसके बारे में थोड़ा-सा और डिटेल से जानकारी लेते हैं, क्या देखें इसके अंदर होता है। आगे आता है आपका माध्यमिक स्तर। आपका माध्यमिक स्तर जो आपका या 10th लेवल जो है आपका, 10th ग्रेड तक के लिए जो बच्चे हैं, उनके लिए किस प्रकार का आपका इतिहास विषय का जो है, वो विषय सब्जेक्ट जो है उसमें सिलेबस होना चाहिए। इस स्तर में इतिहास का अध्ययन जो है थोड़ा अधिक व्यापक और विश्लेषणात्मक हो जाता है। बच्चे को अच्छे बुरे की परख लेते हुए जो है आप इसका क्या करोगे, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया जो है करवाओगे। इसमें राष्ट्रीय और विश्व इतिहास दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर क्या करोगे आप, अपने राष्ट्र के साथ-साथ जो है राष्ट्र और साथ के अंदर जो है विश्व का जो है विश्व का क्या करोगे, अध्ययन आप जो है बच्चे को करवाओगे। बच्चे को ज्ञान आप साथ में किसका दोगे? साथ में माय डियर स्टूडेंट बताओ देखिए, साथ में आप ज्ञान दोगे इसमें विश्व का, और विश्व के साथ में आप ज्ञान दोगे किसका? विश्व के साथ में आप अपने देश कोई भी बच्चा है जिसको मैंने आपको एक तो कहा था कि इस सूक्ष्म से जो है आप एक तो वाइड से जीरो से जो है आप टॉप की ओर चलोगे, और एक ऐसे यहाँ से लोगे। आप देश का नॉलेज पहले दोगे या आप परिवार का नॉलेज बच्चे को पहले दिया जाता है? तो जिस ऑर्डर में आपकी जो है वो आपकी स्कूली एजुकेशन चलती है, बच्चे का विकास चलता है, उसी ऑर्डर के अंदर आपकी बुक है, उसका जो कंटेंट जो है वो विश्लेषणात्मक और व्यापक अपने को करना होता है। बच्चे का लेवल जो है आपका 2 साल या 5 साल है, तो बच्चे को इसी नॉलेज के देने हैं अपने को। इसके बाद में अगर बच्चा जो है थोड़ा-सा स्टैंडर्ड बढ़ता है, तो बच्चों को कहानियों के माध्यम से हम इतिहास पढ़ाएँगे आपके, कहानियों के माध्यम से। और कहानियों के माध्यम से पढ़ाने के बाद में हम जो है, इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हम आगे जो है राज्य के बारे में जानकारी दे देंगे बच्चे को थोड़ी-सी। राज्य के बाद में अपन देश के बारे में देंगे, देश के बारे में अपन बाद में विदेश के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है? कॉन्टिनेंट्स होते हैं, सब कॉन्टिनेंट्स होते हैं आपके, है ना? ओशियन्स होते हैं, सी होते हैं आपके, महासागर है, महाद्वीप है, उपमहाद्वीप है, इन सब की जानकारी दें। आप फर्स्ट क्लास के अंदर बच्चे को आके महाद्वीप की जानकारी थोड़ी दे सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें होती है, कुछ इनको ध्यान में रखना होता है और इसके बाद में जो है आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है बेटा? नेक्स्ट अपन बात करते हैं उच्च माध्यमिक स्तर पे। उच्च माध्यमिक स्तर कौन-सा होता है? उच्च माध्यमिक स्तर होता है आपका जिसमें हायर सेकेंडरी स्टेज के अंदर जो है
आप जो है किस प्रकार की जो है आपका सिलेबस इतिहास का जो होता है वो होता है। इसके अंदर क्या है कि विद्यार्थियों को इतिहास का गहन और विश्लेषणात्मक, आप बच्चे के अच्छे बुरे की परख को पता होते हुए जो है बच्चे को इस प्रकार का एनालिटिक सिलेबस दिया जाना चाहिए जिसमें बच्चा एनालिसिस करके और बच्चा उसके बारे में उसका यूजफुल है कि नहीं, यूटिलाइज सिलेबस है कि नहीं है, अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर जो है उन घटनाओं से प्रेरित होके जो है बच्चा जो है, आप जैसे आप ये नहीं मानते हो कि जैसे आपने देखा, आपने एक एग्जाम्पल भारत के अंदर बहुत से बच्चे हैं जो भगत सिंह बने हुए फिरते हैं, बहुत सारे बच्चे इनकलाब जिंदाबाद करते हुए फिरते हैं, तो वो क्या है, उन्होंने भगत सिंह के बारे में कहीं से जाना होगा। भगत सिंह के बारे में जानने के बाद में उन्होंने उसके जो विचार थे, उसकी जो मनोबुद्धि थी, उसका जो कार्य करने का ढंग था, उसको उन्होंने पहचाना और वो पहचानने के बाद में उन्होंने क्या किया, तो ये बच्चों के पास कब आता है, जब बच्चों का माइंड जो है वो इतना ब्रॉड हो जाता है। उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, कारणों, परिणामों को समझाने का जो है अवसर जो है दिया जाता है। उनमें क्या होता है कि उनको विभिन्न ऐतिहासिक घटनाएँ, इतिहास में घटित हुई वो सारी घटनाएँ, अलाउद्दीन खिलजी कब आया था, कहाँ आक्रमण किया था, कौन से किले पे आक्रमण किया था, कौन-सा दुर्ग बनाया था, स्थापत्य कला, धरोहर, आपकी ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं, इनके कारणों के बारे में और इनके परिणाम क्या हुए। आपकी महात्मा गांधी ने मूवमेंट किया आपका, ठीक है? महात्मा गांधी ने आपका साल्ट मार्च किया। अब ये साल्ट मार्च जो है, इसका रीज़न क्या था? कारण क्या था आपका? क्या कारण था? इसका नमक का कानून और टैक्स लगा हुआ था, उस टैक्स को तोड़ना था। परिणाम क्या हुआ? महात्मा गांधी जो 78 वॉलंटियर्स के साथ में चले थे अपने, ठीक है? साबरमती आश्रम से और दांडी नामक स्थान के ऊपर जाके अपने हाथ में नमक लेके कानून तोड़ा था। तो परिणाम ये रहा। तो ये चीज़ें जो है, घटनाओं को हमने ऐसे बताया। फर्स्ट क्लास के अंदर इतना था, फर्स्ट क्लास में आप बता सकते हो महात्मा गांधी ये हुआ था, या बापू के नाम से आता है, एक या बापू के नाम पे आपने कहानी बता दी। इतना ही दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये होता है आपका समालोचनात्मक जो है विवरण आप देखने को मिलते हो इसके अंदर, ठीक है? इतिहास का अध्ययन विद्यार्थियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करने में मदद करता है। इतिहास का अध्ययन जो है बच्चों के अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझ, विश्व पटल के ऊपर हमारे देश की स्थिति कैसी है? आप कौन सी रैंक में हो? ये सारी चीज़ें जो है वो आपको विश्व के अंदर आपका क्या स्थान था? वो चीज़ें आपको ये आप जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे समझने की विकसित जो है करते हैं आप। लो बेटा स्क्रीनशॉट लो देखिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस आपकी। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग की नीड कहाँ पड़ी आपको? क्या इसकी ज़रूरत थी आपको? क्यों हमें ये अडॉप्ट करना पड़ा? क्या इसके व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड अस दैट वी प्लान्ड द इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, हमें इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग जो है उसको अपनाना पड़ा, एडॉप्ट करना पड़ा, क्या इसका कॉन्सेप्ट था? कहाँ इसकी नीड थी? आपको क्या ज़रूरत आ गई थी आपको ये प्लानिंग करने की? क्या ऐसे आपकी शिक्षण प्रणाली जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही थी? आपका मुदालिर आयोग है, आपका शिक्षा आयोग जो है आपका, या आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी जो है एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, राइट टू एजुकेशन आरटी 2009 है आपका, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है आपका। ये क्या क्यों नहीं कर रहे थे ऐसा काम जो इनको ये चीज़ें अपनानी पड़ी? तो ये इसके लिए जो है माय डियर स्टूडेंट अपन इस टॉपिक को देखते हैं, इसकी अवधारणा ये रही है। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग का अर्थ होता है शिक्षण कार्य की पहले से योजना बनाना। माय डियर स्टूडेंट, मैं अगेन आपको क्लियर कर देता हूं कि यदि आपने बीएड किया है और यदि बीएड के अंदर आपने एक तरीके से कॉलेज जाके बीएड किया है, तो आपको सिखाया जाता है कि शिक्षण प्रणाली से पहले जो है आपको एक योजना बनाई जाती है, जिस योजना को क्या कहा जाता है? वार्षिक योजना। क्या कहा जाता है आपका? वार्षिक योजना। फिर आता है आपका मासिक योजना। क्या आता है? मासिक योजना। मासिक योजना के बाद में क्या आता है आपका? दैनिक योजना आपका। दैनिक योजना। और ये कक्षा कक्ष में जाने से पहले जो है आप दैनिक पाठ योजना बना के कक्षा कक्ष के अंदर टीचर प्रस्तुत करता है, और टीचर जो है उसको आज के दिन के अंदर जो है अपने बच्चों को कितना बेटर पढ़ाना है, कितनी विषय वस्तु उनको देनी है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को कितना गृह कार्य देना है, और गृह कार्य के अंदर जो है बच्चे को किस प्रकार का ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, इनमें थोड़े से बच्चे को ज्ञानवर्धक क्वेश्चन देने हैं, कौशलात्मक क्वेश्चन भी देने हैं बच्चे को, थोड़ा प्रोजेक्ट भी देना है बच्चे को। तो ये सारे के सारे चीज छहों पागमों को ध्यान में रखते हुए ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो है आप ये आपकी पाठ योजनाओं का निर्माण माय डियर स्टूडेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ आप। इसमें शिक्षक जो है यह तय करता है या यह सुनिश्चित करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस क्रम में पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितना, हाउ मच।
कितना भी आपको पता है, ये नहीं है कि टीचर 40 मिनट का पीरियड आया और 40 मिनट में टीचर नॉन स्टॉप बच्चों को पढ़ा रहा है। नो, दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे टू एजुकेट द स्टूडेंट्स। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के माध्यम से जो है शिक्षक जो है उसमें पाठ के उद्देश्यों, आपके जो ये टीचर जो पाठ है आपका, ये जो आपका लेसन है इसका क्या उद्देश्य है, ये विषय वस्तु इसमें कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, तथा शिक्षण विधियां, जो आपको शिक्षण विधियों के अकॉर्डिंग जो है वो चलना है, तथा शिक्षण सामग्री क्या क्या, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, मेरे लिए आपका जो है ये आपका जो है मार्कर है, ये आपका डिजिटल बोर्ड है, ये आपका जो माइक है, ये जो सारे के सारे क्या होते हैं, वो शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ होती है, जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में जाते हैं, आप जानते हैं, और मूल्यांकन की योजना पहले से तैयार की हुई होती है। इवैल्यूएशन करने के लिए जो है, आपकी जो योजना है कि किस प्रकार से आप बच्चे को इवैल्यूएट करेंगे, बच्चे का मूल्यांकन आप बच्चे का जो है एजुकेशन किस हद तक हुई है, उसका अंकन किस प्रकार से करेंगे, ये माय डियर स्टूडेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। इस प्रकार इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित, संगठित और प्रभावी बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो ये इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग जो है शिक्षण प्रणाली को थोड़ा सा और प्रभावी, मोर देन इफेक्टिव एजुकेशन प्रणाली को सुधारात्मक बनाने के लिए ये थोड़ा और प्रभावी बनता है। लो माय डियर स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। आगे अपन देखते हैं, नीड टू इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, जरूरत कहां पड़ी आपको, आवश्यकता क्या थी इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग को अडॉप्ट करने की, आपको क्या रिक्वायरमेंट्स आ गई थी। तो आवश्यकता हमें इसलिए होती है क्योंकि इससे शिक्षण कार्य योजनाबद्ध और व्यवस्थित हो जाता है आपका। आपको याद है कोचिंग्स में अक्सर किया जाता है कि जैसे आपको है ना, आपके बच्चा है उसको हमने, जैसे मान लो मेरे को ज्योग्राफी पढ़ानी है, मैंने भारत की अवस्थिति विस्तार पढ़ा दिया, भारत की लोकेशन पढ़ा दी मैंने, और फिर मैंने लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतरी विस्तार पढ़ दिया, फिर सीधी मैंने भारत की कृषि ले ली, कि मेरे को सेकंड टॉपिक लेना क्या था, भारत की भौतिक प्रदेश लेने थे मेरे को, भारत के भौतिक प्रदेशों के अंदर अपन हिमालय माउंटेन पढ़ते हैं, नॉर्थन प्लेन्स पढ़ते हैं अपन, फिर आपके जो है कोस्टल रीजन्स पढ़ते हैं, थार डेजर्ट पढ़ते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ते हैं, डक्कन ट्रेप पढ़ते हैं अपन, है ना, आइसलैंड्स पढ़ते हैं, लेकिन हमने क्या किया, सीधा एग्रीकल्चर रहे। तो ये व्यवस्थित तरीका नहीं है। तो ये क्या है, एक सुव्यवस्थित तरीके से एक क्रम के अंदर, एक ऑर्डर के अंदर जो है अपना पाठ्यक्रम चलता रहे, इसके लिए जो है ये प्लान करना हमारे को क्या होता है, प्लान करना जरूरी होता है माय डियर स्टूडेंट। शिक्षक को पाठ के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझाने में ये सहायता मिलती है। शिक्षक जो होता है उसको पाठ का उद्देश्य जो है स्पष्ट रूप से समझाने के लिए, कि ये पाठ तुम्हारी किताब के अंदर क्यों जोड़ा गया है, क्या रीजन है, क्या तुम्हें अपने माइंड में विकसित करना चाहता है, क्या किताब वाला तुम्हें बताना चाहता है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, समय का उचित उपयोग किया जा सकता है इसमें। एक टाइम पंक्चुअल चीज हो जाती है कि हमारे को पूरी साल भर का बनता है वार्षिक योजना, तो वार्षिक योजना के अंदर क्या होता है, पूरे साल में कब एग्जाम लेनी है, कब टेस्ट लेने हैं, बच्चे का जो है इवोल्यूशन करना है, कब बच्चे को कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, ये सारी चीज जो है आपको क्लियर की हुई मिलेगी पहले से। ठीक है, शिक्षक जो है उचित शिक्षण विधियों और तकनीकियों का चयन करता है। शिक्षक क्या करता है, उचित शिक्षण विधियों, आपकी उचित शिक्षण विधियों का, तकनीकों का चयन करते हुए जो है टेक्निक्स और आपके जो मेथड्स हैं उसका यूज करते हुए आगे बढ़ता है, और इससे शिक्षण अधिगम जो है वो अधिक प्रभावी और इंटरेस्टिव जो है रोचक बन जाता है। इंटरेस्ट के साथ में बच्चे पढ़ते हैं। लो देखें बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। ये आपके इसका जो है महत्व है कि इसमें शिक्षण प्रणाली में इसका क्या क्यों महत्व है, उस पर थोड़ा दे दें कि शिक्षण को संगठित और प्रभावी बनाया जा सकता है। आपका पढ़ाने का जो शिक्षण करवा रहे हो, भाई पढ़ाता सारे ही टीचर है, दुनिया के सारे ही टीचर हैं। अगर अध्यापक है वो, उसके नाम के पहले टीचर लगा हुआ है, तो वो पढ़ाएगा। उसका तरीका अलग हो सकता है, बच्चों तक अपना विषय वस्तु पहुंचाने का मेथड अलग हो सकता है, जो बच्चों के काम का है कि नहीं, अब उसके ऊपर है कि वो अब जैसे एक टीचर है 2 घंटे आया लगातार पढ़ा के चला गया, बच्चों को पता ही नहीं चला कौन सा टॉपिक था, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, तो उससे वो आपके जो है न्यायोचित स्टडीज नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये प्लान हमें जरूरी होता है करना। इसमें शिक्षक जो है को आत्मविश्वास के साथ पढ़ाने में सहायता मिलती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है अध्यापक के अंदर बिल्ड हो जाता है, और टीचर जो है आत्मविश्वास के साथ जो है वो स्टडी करवाता है आपका। और शिक्षक को शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधियों में उचित चयन में भी मदद मिलती है। शिक्षक जो है उसको शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधियों में उचित चयन में भी इसको मदद मिलती है, और विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी जो है उनकी सक्रिय भागीदारी भी जो है वो सुनिश्चित होती है आपके, और इससे जो है अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायता मिलती है। आपके अधिगम के जो उद्देश्य कौन कौन से हैं, भाई आपने लर्निंग करवाई, तो लर्निंग कराने का उद्देश्य क्या था आपका,
भाई आप पढ़ रहे हो हमसे, तो आपका कोई टारगेट है, कोई गोल है जिसको आपको अचीव करना है। उसके लिए जो है वो आपको क्या करता है, उद्देश्यों की जो प्राप्ति है, प्राप्ति के अंदर जो है आपका मार्ग जो है उसको और सुगम और सरल बना देता है ये। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे आपके यूनिट। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेटा ये लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। ये आता है आपका इसके अंदर, हाँ, यूनिट प्लान और लेसन प्लानिंग जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। पहले अपन क्या करेंगे कि विषय वस्तु जो पूरी है उसका यूनिट प्लान बनाएंगे। क्या करेंगे, यूनिट प्लान बनाएंगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम में उस इकाई, उस यूनिट का चयन किया जाता है जिसे हमें पढ़ाना होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको जो चैप्टर है जो पढ़ाना है हमारे को, उस पढ़ाए हुए चैप्टर का हम क्या करेंगे, जो उसका हम चयन करेंगे कि हमें ये विषय वस्तु या ये टॉपिक या ये चैप्टर जो है आज की क्लास में हमें पढ़ाना है। उसके बाद में उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। उस यूनिट के शैक्षणिक उद्देश्य जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है उसका निर्धारण किया जाता है आपका। ठीक है, फिर उस विषय वस्तु का चयन किया जाता है उसके अंदर आपका। यूनिट के अंदर विषय वस्तु, यूनिट से संबंधित जो है आवश्यक सामग्री, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, जैसे मेरे को है उसके ऊपर कोई बताना है मेरे को, के मोशन बताने हैं आपको, रिवोल्यूशन और रोटेशन आपका जो है वो आपको बताना है। वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो आपका अर्थ के मोशन बताएंगे अपने, तो उसके लिए क्या है, मेरे को ग्लोब चाहिए होगा आपका। विषय वस्तु का चयन हमें करना होता है आपका। पाठ्य पुस्तक है, बच्चों को मॉडल दिखाने के लिए ग्लोब चाहिए होगा, मेरे को इंडिया का एक मैप चाहिए होगा। तो ये चीजें जो अपन पढ़ाएंगे तो बच्चों को चाहिए होगी। तो जो टॉपिक है आपका वो चीज उस टॉपिक के ऊपर निर्धारित होगी आपका। महात्मा गांधी को पढ़ा रहे हो आप, तो महात्मा गांधी के लिए आप महात्मा गांधी बना के थोड़ी लाओगे ना। तो ये चीजें हैं आपका शिक्षण विधियों का चयन। आपका शिक्षण विधियाँ होती है, जैसे प्ले वे मेथड हो गया आपका, या आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया। अब जैसे आपको एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको सिर्फ़ क्लास के अंदर व्याख्या करके ही पढ़ा सकते हो, तो इसके अंदर आप प्रोजेक्ट विधि काम में ले सकते हो क्या? इसके अंदर आप जो है भ्रमण विधि या परिभ्रमण विधि काम में ले सकते हो कि आप जिसमें बच्चों को बाहर ले जाके आप भ्रमण करवा के बच्चों को जो है नॉलेज दे सकते, नहीं हो सकता ना? तो ये चीज़ होती है। अब आप जो है इसके लिए उन विधियों का चयन करोगे कि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमारे को कौन-सी विधि जो है वो काम में लेनी है। ओके? इसके बाद में जो है यह तय किया जाता है कि कौन-कौन सी शिक्षण विधि और तकनीकी का प्रयोग जो है हमें किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब आप जो है लेसन प्लान करोगे, आपका एक चैप्टर जो है उस यूनिट है उसका प्लानिंग जब आपको करनी होती है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार आप पहले, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? आगे चलते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का चयन। अब आती है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। टीचर जो है वो कौन-कौन सी सामग्री जो काम मिलेगा, उसके अंदर आता है आपका चार्ट, मानचित्र, मैप, मॉडल, चित्र आदि जो है टीचिंग एड्स का चयन किया जाता है। जो कि वो सामग्री है, वो सारी की सारी जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको काम में लेते हुए टीचर जो है अपना अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया, या तुम जो है इन सब चीजों का सहारा लेते हुए जो है अपने बच्चों को जो है वो स्टडी आगे करवाओगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं मूल्यांकन की योजना। लास्ट टास्क के अंदर आता है आपका, आप मूल्यांकन करोगे। अब बच्चों का मूल्यांकन आपने क्या किया? यूनिट का चूज़ किया। यूनिट का चूज़ करने के लिए आपने यूनिट के अंदर जो है वो विषय वस्तु चूज़ की। विषय वस्तु के अंदर आपने क्या किया? उस विषय वस्तु के बारे में आपका क्या उद्देश्य था? इसको पढ़ाने का उद्देश्य के बारे में निर्धारण किया। फिर जो है आपने वो उद्देश्यों के साथ में शिक्षण सहायक सामग्री का काम में लिया कि इसको पढ़ाते समय आपने क्या-क्या काम में लिया? तो ये सारी चीज़ें हमने काम में ली। माय डियर स्टूडेंट, ये होता है कि आपने बच्चों को पढ़ा दिया। बच्चों को पढ़ाने के बाद में आपके पास में 4 या 5 क्वेश्चन होने चाहिए आपके पाठ योजना बनाने के बाद में। नीचे जिसके अंदर लिखा हुआ होता है आपका हनी, यदि आपने दैनिक पाठ योजना की डायरी बीएड के अंदर बनाई है तो आपको ये भली-भाँति पता होगा। और मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बेटा कि किस-किस ने ये जो है कार्य किया है। और ये तय किया जाता है कि विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। इसके अंदर आप 5 क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चों से। 5 क्वेश्चन आपके पूरे विषय वस्तु जो आपने पढ़ाई है उस पे होंगे, जो क्लास में डिस्कस किया उससे होंगे। आपको पता लग जाएगा बच्चे ने कितना आपका पढ़ाया हुआ जो है उसको गेन किया था। स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे अपन बढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है? ये आका आगे आता है आपका नेक्स्ट, लेसन प्लानिंग की प्रक्रिया। लेसन प्लानिंग की प्रक्रिया के अंदर लेसन प्लान बनाते समय निम्न चरणों का पालन हमें करना चाहिए। लेसन प्लान यदि आप बनाओगे तो कौन-कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसको हमें पता होना चाहिए बनाते समय। पाठ का चयन। सबसे पहले उस पाठ का चयन किया जाता है जिसे पढ़ना है। जो आपको चैप्टर, जो वो आपकी बुक है, उस बुक में आपको जो चैप्टर जिसको आपको पढ़ाना है, उसका आप क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चयन करोगे, चूज़ करोगे। उद्देश्यों का निर्धारण, फिर आप क्या करोगे, उनका उद्देश्य क्या-क्या है, उन उद्देश्यों का निर्धारण करोगे। पाठ के विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित किया
जाता है आपका। पाठ जो है, पाठ के विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य जो है, उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। फिर है पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना आपका। फिर आपका जो पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है आपका, कि बच्चों को, जैसे आपको मैं पढ़ाऊँ आपको कि बेटा भारत पढ़ना है मेरे को, तो मैं कहूँगा इंडिया जो एक कंट्री है जिसके अंदर 28 स्टेट्स हैं। तो अपन क्या करेंगे, बच्चों को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पढ़ाएँगे बेटा। क्या करेंगे? जोड़ते हुए पढ़ाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। तो आप क्या करोगे, तो आप बच्चों से क्लास की भूमिका किससे बनाई जाती है, कि जैसे आपकी क्लास में मैं एंटर हुआ, आप मेरे सामने इन फ्रंट ऑफ यू यू आर सिटिंग, तो मैं आपसे पूछूँगा कि बेटा आज जो है हम एक नया ही चैप्टर लेके आए हैं जिसके अंदर हम आपके देश, कंट्री या नेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज टेल मी इन विच कंट्री यू बिलोंग टू, तो आप बताओगे मेरे को कि इंडिया किधर है। अच्छा चलो ठीक है। यदि आपको मैंने ये बताया कि अब आप मेरे को बताओ कि कौन सा वो स्टेट है जिसे आप बिलोंग करते हो। तो आपकी क्लास के अंदर जैसे आप बताओगे, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई एमपी से, कोई बिहार से, कोई असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, झारखंड है, उड़ीसा है ना, आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, कहीं कहीं से है आप। सारे बच्चे अलग अलग हैं। तो मैं कहूंगा बेटा ये इतने सारे जो राज्य हैं, इन राज्यों के सब हो, इन सब राज्यों को एक संघ के अंदर बना दिया जाए, तो पूरा एक संघ जो है, वो संघ बना के हमने भारत जो है वो एक देश बनता है। तो आपके पास, आपको ये पता था कि हमारे अलग अलग राज्य होते हैं, आपको अपने राज्यों के बारे में सारा नॉलेज था। उस पूर्व ज्ञान के आधार पे हमने क्या किया, नए ज्ञान को जोड़ते हुए आपको आगे बढ़ाता आपको। समझ गए? इसलिए ये बढ़ना होता है इसमें। और पूर्व ज्ञान का परीक्षण कैसे कहते हैं, विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज को जानने का प्रयास किया जाता है। तो इसका आपको पता कैसे लगा, जैसे मैंने आपको पूछा था कि बेटा कौन से राज्य से हो, कौन से हो, कौन से तो ऐसे करते हुए जो है आप जो है प्रीवियस नॉलेज बच्चा कितना है, तो टीचर को नॉलेज देता है कि हाँ बेटा, ये कोई बोलेगा मैं तो मेरे जिले का नाम बताएगा, तो मैं कहूंगा बेटा जिला तो है, लेकिन तुम्हारे से जिले बना के एक राज्य बनाए, राज्य बने सारे 28 स्टेट्स मिलके जो है वो आपका एक कंट्री बनाए। तो ये सारी चीजें जो है हमें पूर्व ज्ञान बच्चों से क्वेश्चन पुट करने के बाद में मिलता है। फिर विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या करते हैं कि चलो अच्छा, वेरी गुड बेटा, तो अब जो है लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज का जो है हम टॉपिक जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने। ऐसे करके जो है अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका ये। तो इस शिक्षण पाठ की सामग्री को उचित विधि और उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। बच्चे के सामने प्रस्तुतिकरण आपका इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि बच्चे को दोबारा कोई क्लास के अंदर आपके सामने खड़ा होकर बच्चा नहीं पूछ पाए कि सर ये हमारे समझ में नहीं आया। इतना मतलब सरल, सुगम उदाहरणों और आपके जितने कौशल शिक्षण विधि आपके सबके साथ मिलके जो है, इतना प्रेजेंटेशन आपका इतना शानदार होना चाहिए कि बच्चे को दोबारा जो है वो खड़ा होकर बच्चे को ये पूछना नहीं पड़े। आपके शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, इसके अंदर जो है टीचर है, जो आप अर्थ के बारे में, अर्थ इज अ ट्रू शेप ऑफ द ग्लोब, जो है ग्लोब है अर्थ का एक ट्रू शेप होता है, इसके आप पढ़ाने गए। आपको गुरुजी के पास ग्लोब ही नहीं है, गुरुजी के पास पेन ही नहीं है, गुरुजी के पास बोर्ड ही नहीं है, गुरुजी के पास बुक ही नहीं है। गुरुजी तो आ गए ऐसे ही ना कि मैं तो यहाँ रास्ते निकल रहा था, स्कूल आ गई। तो ये इससे थोड़ी एक शिक्षण करवा रहे हो तो प्रॉपर होना चाहिए आपके पास में। तो आप जो है चार्ट आपके पास होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। आपके पास चित्र होना चाहिए आपके पास में। यदि मानचित्र की जरूरत है तो आप मानचित्र आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास में और कोई जो है आपका क्लास के लिए जो है रजिस्टर है, मार्कर है, बोर्ड है, और बच्चों के लिए जो है अर्थ मॉडल वगैरह सारी चीजें आपके पास जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए, तब जाके आपका जो है वो चैप्टर जो है एक शानदार प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण आपका दे पाती हो आप। लो स्क्रीनशॉट लो, देके बेटा आगे ले बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर इसका सारांश। अंत में इस पूरे पाठ को संक्षिप्तीकरण के अंदर पुनरावलोकन करवाया जाता है। पुनरावलोकन का मतलब रिपीट किया जाता है कि अच्छा बेटा, अब हमने आज इस टॉपिक के अंदर ये बातें जानी थी, ये चीजें होती है, और ये टॉपिक था, ऐसे इसको याद करना है, ये क्वेश्चन है आपके, ऐसे करके इसको पूरे को एकदम शॉर्ट के अंदर समरी टाइप के अंदर जो है आप लास्ट में प्रेजेंट करोगे। इसके बाद में मूल्यांकन, लास्ट में आप बच्चे का मूल्यांकन करोगे। इसमें विद्यार्थी जो प्रश्न पूछ कर उसके अध्ययन का मूल्यांकन किया जाता है, जो मैंने आपको अभी भी बताया है कि आप बच्चों से लास्ट में आपका जो आपने टॉपिक जो है उसकी प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण बच्चों के सामने दिया है, उस प्रेजेंटेशन को आप क्या करोगे, उस प्रेजेंटेशन को बेटा आप जो है बच्चों से वापस क्वेश्चन पुटअप करोगे, तो बच्चे आपको बताएंगे। तो आपको पता लग जाएगा आपका खुद का, बच्चों का इवोल्यूशन नहीं कर रहे होते हो आप। दो चीजें चलती है इस टाइम। यहाँ आपको करना तो होता है बच्चों का मूल्यांकन कि बच्चे ने कैसे पढ़ा है, लेकिन बच्चों ने कैसा पढ़ा है। लेकिन आप ये यकीनन मान के चलिए कि यदि बच्चे ने आपके 70% बच्चों ने आपका रेस्पॉन्स नहीं किया है क्वेश्चन का, तो ये आप यही मान के चलिए कि आपका कहीं न कहीं अधिगम जो है या अध्ययन अध्यापन प्रणाली जो है उसमें कोई खामी या कमी रह रही है, वरना बच्चे जो है उसका जवाब ज़रूर देते। तो आप इसमें सुधार आपको करना आवश्यक है। ठीक है? याद रह जाएगा आपको, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं नीचे, विकलांग बच्चों के लिए यूनिट प्लान और लेसन प्लान में अनुकूलन।
जो कि अपनी जो है स्पेशल एजुकेटर की जो सीरीज है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ही अपनी इसके ये इनके लिए कर रहे हैं। वो तो सारी चीज है कि जो आप कक्षा में जाओगे तो इनके लिए भी प्लान तो करना ही पड़ेगा आपको। तो वो चीज थी। ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। तो इसके अंदर ये है कि आप जो है इसमें विकलांग बच्चों के लिए क्या प्लान है आपका। तो समावेशी शिक्षा। आपको समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है। हर बच्चे को सम्मान मानते हुए अपने को शिक्षा जो है वो कैसी देनी है। समावेशी शिक्षा जो है बच्चे को मेरे को प्रोवाइड करवानी है। ये आपका हमेशा पहला मोटो होना चाहिए कि बच्चे को जो है आप एजुकेशन इस प्रकार की प्रोवाइड करवाओगे। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर ये आवश्यकता है कि बच्चा विकलांग बच्चे की जो है आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में उचित परिवर्तन किए जाएं। इससे सभी विद्यार्थियों को सीखने के समान अवसर मिलते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि सम्मान इक्वल अपॉर्चुनिटी हर बच्चे को मिलनी चाहिए। जो बच्चा जिस प्रकार की फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, कोई बच्चा बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता या कोई भी मतलब एक्स वाई जेड जो है, उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार वो बच्चा किस प्रकार से पढ़ सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है आपको जो है आगे बढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट लो और अपना आगे जो है इसके अंदर बढ़ते हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि किस प्रकार से आपका ये आगे चलना है। बच्चों को उनकी जो है अकॉर्डिंग टू डिजायर और अकॉर्डिंग टू दीज रिक्वायरमेंट्स जो है हमें आगे पढ़ना है। यूनिट प्लान और लेसन प्लान के अनुकूलन के प्रमुख तरीके कौन-कौन से होते हैं? यूनिट प्लान और लेसन प्लान है उसके अनुकूलन के तरीके कौन-कौन से होते हैं? वो तरीके अपन थोड़े से देखेंगे। इसमें शिक्षण उद्देश्यों में अनुकूलन होता है आपका। पहला है कि विद्यार्थी की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्यों में सरल और स्पष्ट बनाया जाए। आपके बच्चे को जो है वो ऐसा बच्चा था जो आपका थोड़ा-सा है वो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट पर्सन था। वो बच्चा स्कूल से नहीं जुड़ पाया था आपकी, उसकी एज जो है वो 10 ईयर हो गई और वो क्लास में आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड का आपका बच्चा है। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को आपको ये बताओ कि 10 साल का बच्चा है, क्लास में सबसे बड़ा बेटा था, आप उसमें इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दो, है ना? तो इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दो, तो वो बच्चा जो है, वो इतनी फ्लुएंसी और एक्यूरेसी के साथ में आपसे थोड़ी बात कर लेगा। वो बच्चा संकोची हो जाएगा, वो बच्चा आपकी क्लास से नहीं जुड़ना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को ये लग रहा है, क्या? कि अपने लिए ये स्कूल जो है वो नहीं बना है। तो बच्चे के माइंड में आप एक नेगेटिविटी क्रिएट कर दोगे, बच्चे के बाद नकारात्मक और हीन भावना ला दोगे, जैसा आपको नहीं करना है। हर बच्चे को जिस परिस्थिति में वो पढ़ना चाहता है, उस परिस्थिति के अंदर बच्चे की जो आवश्यकता है, बच्चा कितना जानना चाह रहा है। कुछ बच्चे ऐसे जिन बच्चे 10-10 साल हो गए स्कूल से जुड़े ही नहीं थे, उनको आपने लेके आए स्कूल में एजुकेशन से जोड़ना है उन बच्चों को और उस समय आप जो है बढ़िया इंग्लिश में बात करे हो, तो ये बच्चा जो है वो आगे नहीं जुड़ेगा आपके साथ में। तो आप बच्चे को कोऑपरेट करोगे, चाहे बच्चा पूरे दिन आपके खेल के भी जाता है, तो बच्चे को खेल के जाने दो आप। लेकिन आप बच्चे के साथ में बाय फ़ोर्स स्टडी नहीं करवा सकते। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। सारे क्वेश्चन मैं बताऊँ क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक टेक्निक यही है आपकी एक, ठीक है? विषय वस्तु के अनुकूलन, आपकी जो किस प्रकार की विषय वस्तु है, उसमें अनुकूलनता रखनी पड़ती है आपको। फिर आपकी विषय वस्तु को थोड़ा सरल, स्पष्ट, छोटे भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आपकी विषय वस्तु है, उसको थोड़ा-सा आप सरल, थोड़ा-सा आप उसको स्पष्ट और स्पष्ट कीजिए और बच्चे के सामने जो है एकदम ईज़ी वर्ड जो बच्चा समझ पाए या एमटी आपकी बच्चे को आप मदर टंग की भी नीड पड़ी आपको, तो मदर टंग में भी आप समझाओ बच्चे को। लेकिन आपका जो विषय वस्तु है, उसका नॉलेज बच्चे के कानों तक पहुँच जाए और बच्चा जो है अपनी स्मृति के अंदर जो है वो आपकी स्थायी मेमोरी के अंदर उसको अगर सेव कर ले, तो आपका मदर टंग में किया हुआ प्रयास भी है और वरना आप इंग्लिश में पढ़ा दोगे तो भी आपका नॉलेज जो है वो व्यर्थ है आपका, ठीक है? तो इसमें आगे शिक्षण विधियों के अनुकूल करवाना है उनको। शिक्षण विधियाँ जो है उनको फ़ॉलो करते हुए जो है बच्चे को अध्यापन प्रक्रिया करवानी है। तो विभिन्न शिक्षण विधियों और गतिविधियों का उपयोग किया जाता है ताकि बच्चा जो है विद्यार्थी जो है आपका वो आसानी से जो है क्या समझ सके इन चीज़ों को। बच्चा जो है आराम से जो है बिना कोई डिस्टर्बेंस के इसमें आराम से समझ जाए, ठीक है? नेक्स्ट इसकी स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे अपन बात करते हैं आपके इ ये नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग आपका। कौन-कौन सी वो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं जिसका उपयोग करते हुए जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका चार्ट, चित्र, मॉडल, ऑडियो विजुअल सामग्री। ऑडियो विजुअल जिसके अंदर आप आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ बेटा कि आपको मैं 1 घंटे इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे के पढ़ा के चला जाऊँ, आप उसको याद नहीं रहेगा। आप 20% उस चीज़ का जो है मैटर याद नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि आपको मैं यहाँ पे मूवी दिखा दूँ, तो उस मूवी का एक-एक स्टंट आप बता दोगे
कारण क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड अस? रीज़न ये है बेटा कि आपको वो जो है आपने ऑडियो भी सुना था उसका और आपने उसका विज़ुअल भी देखा था। तो आपके जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय जो है वो एक से अधिक एक्टिव थी आपकी। आपके कान भी एक्टिव थे वो वॉइस सुनने के लिए और आपकी आँखें भी उन चीज़ों को देख रही थी। तो हमेशा याद रखना, जिन चीज़ों को आप आँखों से भ्रमण करके देखते हो और जिन चीज़ों को जो है आप कानों से सुन के और देख के ऑडियो विज़ुअल एड्स के माध्यम से जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है, वो चीज़ें भूलने के आसार जो है वो मतलब माइनस में चले जाते हैं। मतलब बहुत 0 1% चांस रहता है कि आप भूल जाओ, वरना रेयर केस है कि आप भूल सकते हो। ऐसी चीज़ें, जबकि मैं आपको जो व्याख्या विधि के द्वारा, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा मॉडल चार्ट कितने प्रस्तुत कर दूँ, मैं आपके सामने यहाँ मॉडल लेके आपके प्रस्तुत कर दूँ कि ये भारत का मैप है, या मैं यहाँ से आपका इंडिया का पूरा मैप जिसमें जम्मू कश्मीर से लेके आपके कन्याकुमारी तक, आपके इधर जो है पोरबंदर गुजरात से लेके जो है अरुणाचल प्रदेश है, असम, सिलचर तक, ये इधर जो आपके सारे के सारे मैं आपको बता दूँ, एक-एक स्टेट बता दूँ तो आप जो है आधे घंटे बाद में भूल जाओगे। लेकिन ये नहीं भूलते हो। कारण इसका पीछे सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, आपको मैं बताऊँ, आपका पॉजिटिव में क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आपके बच्चों के लिए कौन-सी शिक्षण विधि है, तो आप जो है कौन-सी सामग्री है, तो यदि आपको चार्ट आता है, मॉडल आता है आपका, चित्र आता है और ऑडियो विजुअल सामग्री आती है, तो माय डियर स्टूडेंट गलत मत कर देना। ऑडियो विजुअल सामग्री जो है, वो सबसे प्रभावी और सबसे सुगम शिक्षण प्रक्रिया है, जो इसको लेके आगे बढ़ती है। इनका उपयोग क्या होता है? समय में लचीलापन थोड़ा-सा होना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों को सीखने के लिए अधिक समय दिया जाता है। कुछ विद्यार्थियों को सीखने के लिए थोड़ा समय लगता है, भाई स्वाभाविक सी बात है। कोई ऐसा बच्चा है, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, या आपका जो है वो सृजनात्मक है, क्रिएटिव बालक है या प्रतिभाशाली बालक है, जिन बच्चों को आप क्लास के अंदर एक्सप्लेन करो, बच्चा तुरंत सीख जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे जो क्लास में भी पढ़ेंगे, घर पे भी पढ़ेंगे और फिर सीखेंगे। कुछ बच्चे इसको क्लास में पढ़ा दो, घर पे ही पढ़ा दो, ट्यूशन भी डाल दो, फिर भी वो नहीं सीखेंगे। लेकिन वो एक टाइम के अकॉर्डिंग उनका मेंटली जो डेवलपमेंट होता है, तो मानसिक विकास के साथ-साथ में बच्चे जो है आगे बढ़ते जाते हैं और सीखते जाते हैं। ठीक है? विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार मूल्यांकन की विधियों में परिवर्तन किया जा सकता है। हम जो है विद्यार्थी की आवश्यकता, विद्यार्थी को किस प्रकार सीखना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना पाठ्यक्रम और उसका जो मूल्यांकन करने का तरीका है, उसको थोड़ा लचीला बना सकते हैं। ठीक है? जो अपन स्कूलों में ओरल वगैरह नहीं होता है क्या? तो ओरल के अंदर जो है बच्चे को है, हम अगर रिटन एग्जाम में थोड़ा-सा बच्चा बेहतर नहीं कर पा रहा है, तो ओरल के अंदर हम थोड़ा-सा क्या लचीलापन ला देते हैं। जिससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो डिमोटिवेट नहीं होता है और आप जो है बच्चे को ईज़ी-ईज़ी उसका इंट्रोडक्शन पूछ लेते हैं, उसका नाम पूछ लेते हैं, उसके पापा का नाम पूछ लेते हैं। कारण क्या है? भई जो बच्चा आपकी क्लास में टैलेंटेड है, उसको उसके पापा का नाम पूछने कहाँ जाता है, उसको उसकी विषय वस्तु पूछो आप, वो उसको ही बताएगा आपको। लेकिन उन बच्चों को पूछा जाता है ताकि वो बच्चे जो है थोड़े-से डिमोटिवेट नहीं हो, उनको भी हम जो है 20 में से 20 नंबर दे सकें, ताकि जो बच्चा है 20 इधर से जुड़े कुछ एग्ज़ाम में किया है करके और उस जो है बच्चा आपका अच्छा ग्रेडिंग ला पाए। ये हमारा प्रयास होता है, ये लचीलापन जो है उन अपने जैसे बच्चे ना, ये एडोलेसेंट चाइल्ड जो होते हैं, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और सहायक वातावरण, बच्चों को जो है सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए पहली बात तो। कक्षा में ऐसा वातावरण बनना चाहिए जिससे बच्चे विद्यार्थी को सहज और आत्मविश्वास के साथ सीख सके। बच्चे को आप ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराओ जिसमें बच्चा जो है अपने आप को जो है ये नहीं समझे कि मेरे कुछ किसी बच्चे के कोई प्रॉब्लम है, किसी के कोई प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा है वो प्रॉब्लम फेस नहीं करे। बच्चे को ये लगना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूट, ये टीचर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लिए है और ये हमारे इंस्टीट्यूट है, हमें पर डे आना है, पर डे एजुकेट होना है और हमें शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से और अध्यापकों के माध्यम से ये आपका जो है टॉपिक है वो क्लियर है, आपका पढ़ना है। ये बच्चों के म मन में आप जो है थॉट डेवलप करोगे, ताकि आपका शिक्षण प्रभावी होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, का ये जो है पाठ्यक्रम इकाई पाठ योजना इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग वाला टॉपिक जो है, वो मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि बच्चों तक एक-एक पॉइंट पहुँचाऊँ और ये आपकी सीरीज़ जो है वो मेरी ओर से कंप्लीट होती है और आगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, उसको लेके हम जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।